हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम एम्स नॉट सेट 3 को सॉल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी भी रिलेवेंट हैं, जिधर से अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Govind Singh, a 46-year-old male, has undergone a craniotomy. After stabilization, he is transferred to post-anesthesia care unit. Which position should the nursing officer place the patient in to minimize ICP elevation? गोविंद सिंह है, 46-year-old पेशेंट है, क्रेनियोटमी हुई है, तो अभी जो है पेशेंट रिकवरी में है, मतलब पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में है, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे कि आईसीपी रेज ना हो? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन केसेस में जब भी हमें आईसीपी रेज होने से प्रिवेंट करना है, हम पेशेंट को 15 से 30 डिग्री हेड एलिवेशन पोजीशन देंगे। ओके, इससे क्या होता है, वीनस ड्रेनेज जो है होता रहता है और आईसीपी जो है इंक्रीज नहीं होगा। ओके, उसके बाद में हेड को क्या रखेंगे, हम मिड लाइन अलाइनमेंट में रखेंगे। फाइन। सेकेंड थिंग, नेक फ्लेक्शन नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इसकी वजह से अगर हम नेक फ्लेक्स करते हैं ऐसे, तो जुगुलर वेन जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और अच्छे से जो है ड्रेनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए नेक फ्लेक्शन कभी भी नहीं करेंगे आईसीपी वाले पेशेंट में जिनका आईसीपी रेज्ड है। ओके, थर्ड थिंग, प्रोन पोजीशन नहीं देंगे, रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग नहीं देंगे, ये जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए नॉर्मल आईसीपी कितना होता है, इट इज़ 5 to 15 mmHg। ओके, एंड लास्ट इज कुशिंग ट्राइड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कुशिंग ट्राइड में कौन सा ट्राइड देखने को मिलता है, कौन सी 3 चीज़ें देखने को मिलेगी? इसमें हमें देखने को मिलेगा वाइड पल्स प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया एंड इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीज्ड आईसीपी। ओके, तो इसमें हम देंगे हेड एलिवेशन एट 15 to 30 डिग्री। Next question is, in a patient 1000 ml, 5% dextrose is to be infused in 8 hours via a standard macro drip set. Identify the calculation rate drop per minute. सिंपल है ये तो। अगर हमें ड्रॉप पर मिनट कभी भी निकालना है, ड्रॉप पर मिनट निकालना है, फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय टाइम, जो कि मिनट्स में होगा हमारा, इनटू में ड्रॉप फैक्टर। ओके, अब देखो वॉल्यूम है अपना, कितना इन्फ्यूज करना है, हमें देना है 1000 बाई टाइम, कितने टाइम में देना है, 8 आवर्स में। 8 आवर्स को अगर मिनट में चेंज करेंगे, इनटू में 60। ओके, एंड ड्रॉप फैक्टर कितना रहेगा हमारा, मैक्रो ड्रिप दिया हुआ है इसमें। मैक्रो ड्रिप में हमेशा 15 ड्रॉप्स होती हैं पर ml। ओके, और अगर माइक्रो होगा तो 60 लिखेंगे, बट मैक्रो दिया है तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। इसको इधर से कट कर देंगे, इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अराउंड 31.25। ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा 31। ओके, नेक्स्ट इज, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द राइट आंसर फॉर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया में कौन से सिम्टम देखे जाते हैं? ठीक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रीनिया में ब्लूलर ने 4A दे रखे हैं। ओके, कौन सा ए है? एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवेलेंस एंड ऑटिज्म। ये 4 जो है स्किज़ोफ्रीनिया में देखने को मिलते हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं स्किज़ो में? ओके, पॉजिटिव होगा हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ओके, एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। बट नेगेटिव में क्या आएगा, एवोलिएशन, एलोगिया, एनिडोनिया, एसोसिएलिटी या फिर फ्लैट अफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient has been successfully resuscitated after experiencing a myocardial infarction due to mild cardiac impairment and hypotension. Which medication is most likely to be prescribed? ठीक है, एक पेशेंट था जिसको MI हुआ। ओके, MI के बाद में सक्सेसफुली जो है रिसस्किटेट कर लिया है पेशेंट को। अब पेशेंट को क्या हो रहा है, MI से रिसस्किटेट हो चुका है, बट अब क्या फ्रेश कंप्लेंट है, कार्डियक इम्पेयरमेंट है और हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम अभी आ रही है। ओके, तो कौन सा मेडिकेशन आप प्रिस्क्राइब करोगे? ठीक है, तो इस केस में अभी हमें ऐसा ड्रग देना है जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दे। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जितना बढ़ाएगा उतना ही बीपी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पेशेंट को हाइपोटेंशन है तो बीपी बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में हम डोपामीन देंगे। फाइन, डोपामीन क्या करता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है और उसकी वजह से फिर बीपी इंक्रीज हो जाएगा। ओके,
सेकेंड, डोब्यूटामीन क्यों नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे? डोब्यूटामीन क्या करता है? कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है, बट बीपी पे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है। ओके, बट डोपामीन क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाएगा, बीपी भी बढ़ाएगा, दोनों काम कर रहा है। डोब्यूटामीन क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगा, बट बीपी पे इतना असर नहीं दिखेगा। थर्ड इज एड्रेनलिन क्या है? कार्डियक अरेस्ट में हम यूज करते हैं। उसके बाद में नॉरेड जो है वेसोकंस्ट्रिक्टर है, स्ट्रॉन्ग वेसोकंस्ट्रिक्टर है। ये जो है सीवियर हाइपोटेंशन में हम देंगे, जब सीवियर हाइपोटेंशन होगा तब हम नॉरेड चलाते हैं। अदरवाइज अभी जो है माइल्ड कार्डियक इम्पेयरमेंट है हमारे क्वेश्चन में, हाइपोटेंशन भी माइल्ड है, तो इसलिए हमारा काम डोपामीन से चल जाएगा। ओके, तो इधर अपना ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ रैशेज इन द डायग्राम। एक डायग्राम दिखाया था जिसमें वेसिकुलर रैश थी चेस्ट पे और बैक पे, ठीक है, और हमें बताना था फॉलोइंग में से कौन सी प्रॉब्लम है, मीजल्स है, वेरिसेला है, रुबेला है या डेंगी है। ओके, तो वेरिसेला था, ये इमेज में यहाँ पे एक लगा दूंगी। इसमें क्या दिखाया था हमें? वेरिसेला दिखाया था, जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। अब इसमें क्या है? वेसिकुलर रैश देखने को मिलते हैं, ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस होती है, ट्रंक पे ये स्टार्ट होगा और इधर से ट्रंक से कहाँ स्प्रेड होगा? फेस पे, स्कैल्प पे एंड एक्सट्रीमिटीज पे, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड। ओके, अगर चिकन पॉक्स है तो सेंट्रीफ्यूगल स्प्रेड मिलेगा, बट अगर स्मॉल पॉक्स है तो सेंट्रीपीटल स्प्रेड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सारी स्टेजेस इसमें मिलेगी हमें, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल एंड क्रस्ट, चारों स्टेजेस मिलेंगी। कौन कॉज करता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस इसका रीजन है। स्प्रेड कैसे होता है? इट इज स्प्रेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ओके, तो इधर अपना ऑप्शन होगा वेरिसेला, दैट इज ऑप्शन बी। अगर मीजल्स होता तो मीजल्स में हमें कॉप्लिक स्पॉट मिलते हैं इनसाइड माउथ, ये हॉलमार्क साइन है मीजल्स का। ओके, मैक्यूलोपेपुलर रैश मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर लाइन टू डाउनवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 are all components included in physical quality of life index except फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के 3 जो है कंपोनेंट्स हैं, एक नहीं है, वो हमें ढूंढना था। ठीक है, तो PQLI जो है मॉडिस डेविड ने दिया था टू मेजर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड बेसिक लिटरेसी रेट, ये 3 जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इधर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजुकेशन रेट। ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है, बाकी के 3 इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एज डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ एंथ्रोपोमेट्री एक्सेप्ट। 3 जो है एज डिपेंडेंट है, एक नहीं है, वो हमें ढूंढना था। ठीक है, तो एज डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं हमारे? चेस्ट सर्कमफेरेंस है, हेड सर्कमफेरेंस है, हाइट है, वेट है। ओके, एंड एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? BMI, वेस्ट टू हिप रेशो एंड स्किन फोल्ड थिकनेस है, या MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये जो है एज इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि ये एज इंडिपेंडेंट फैक्टर है। उसके बाद में पूछ लिया जाता है कि शाकिर टेप क्या होता है? शाकिर टेप इज यूज्ड फॉर मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर ऑर्डर्ड इंजेक्शन मेपेरिडिन जो है 25 mg, इंजेक्शन हाइड्रोक्सीजीन 50 mg, ग्लाइकोपाइरोलेट 0.2 mg, ये सब जो है ऑर्डर्ड है। ठीक है, और अवेलेबल डोजेस फॉलोइंग है हमारे पास। तो कितना टोटल वॉल्यूम हम इसमें देंगे? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक का जो है आप ml में निकाल लो कि कितना देना है। जैसे कि मीपेरिडिन है, ओके, मीपेरिडिन 50 mg 1 ml में है, बट हमें देना है 25 mg, मतलब 0 ml ये देंगे। ठीक है, सेकंड जो है हाइड्रोक्सी कितना है? हमें देना है 50 mg, बट इसमें कितना है? 100 mg है 2 ml में, मतलब हम देंगे 1 ml। थर्ड इज ग्लाइकोपाइरोलेट क्या है? हमें देना है 0.2 mg, बट 1 ml में है 0.3 mg, इसका हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड वॉल्यूम बाय में अवेलेबल डोज इनटू में वॉल्यूम। ठीक है, तो डिजायर्ड कितना है? हमें देना है 0.2, अवेलेबल है 0.3, इनटू वॉल्यूम कितना है 1, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.67। ओके, तो हमारा ग्लाइको आ गया 0.67। इन तीनों को ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद ये आएगा 2.5 ml के अराउंड। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a patient 2 weeks ago, abdominal surgery has been done. On examination, the edge of the wound separates and internal organs may be visible. On duty nursing officer, what finding can note in patient
प्रोग्रेस नोट्स। ओके, 2 वीक्स पहले सर्जरी हुई थी, एब्डोमिनल सर्जरी। अभी क्या है, आपने वुंड को एग्जामिन किया और क्या मिला कि इंटरनल ऑर्गन जो है बाहर आ गए हैं वुंड से, ठीक है। वुंड जो है सेपरेटेड है और इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ गए हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे, ठीक है। अगेन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, इविसरेशन और डेहिसेंस का डिफरेंस समझ लो, ठीक है। अगर वुंड जो है इंटैक्ट है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर वुंड सेपरेट हो जाता है उसको बोलते हैं डेहिसेंस हो गया है, ठीक है। वुंड सेपरेट है बट अंदर से कोई ऑर्गन बाहर नहीं आया है, सब कुछ अंदर ही है, बस वुंड सेपरेट है, दैट इज डेहिसेंस। बट अगर इसमें एक स्टेज और आगे बात पहुंच जाए, वुंड सेपरेट हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स बाहर आ गए और आपको दिख रहे हैं, तो दैट इज इविसरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द प्रिफर्ड साइट फॉर IM इंजेक्शन इन इन्फेंट्स में IM इंजेक्शन हम कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो सबको पता है दिस इज वेस्टस लेटरलिस मसल। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि वेस्टस लेटरलिस पे ही हम क्यों लगाते हैं, हम दूसरी साइट्स क्यों चूज नहीं करते। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि देखो वेस्टस लेटरलिस में कोई मेजर मसल नहीं, मेजर नर्व नहीं होती है, ठीक है। तो मेजर नर्व नहीं होगी तो कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज डोर्सोग्लूटियल जो है बच्चों में रिकमेंडेड नहीं होती है ड्यू टू रिस्क ऑफ शियाटिक नर्व इंजरी। डोर्सोग्लूटियल पे IM इंजेक्शन से क्या हो सकता है, शियाटिक नर्व इंजरी हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज वेंट्रोग्ल्यूटियल साइट। वेंट्रोग्ल्यूटियल जो है मोर देन 1 ईयर पे यूज की जाती है, लेस देन 1 ईयर पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2 ईयर बेबी विच ऑफ द फॉलोइंग IM साइट इज बेस्ट रिकमेंडेड। अगर 2 साल का बच्चा है तो कौन सी साइट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो इधर हम जो है वेस्टस लेटरलिस पे नहीं लगाएंगे, इधर हम चूज करेंगे वेंट्रोग्लूटियल साइड, क्योंकि बच्चा जो है 1 साल से बड़ा हो गया है, 2 साल का है, तो इधर हम वेंट्रोग्लूटियल पे इंजेक्शन लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ न्यूबॉर्न टैकीकार्डिया इज डिफाइंड व्हेन पल्स रेट गोज टू। न्यूबॉर्न है उसमें टैकीकार्डिया कितने को माना जाएगा, ठीक है। तो देखो 120 से 160 तक नॉर्मल हार्ट बीट्स हैं न्यूबॉर्न की, ठीक है। तो मोर देन 160 अगर देखा जाएगा तो दैट विल बी टैकीकार्डिया, ओके। एंड लेस देन 120 मिलेगा तो बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, postpartum insertion of intrauterine device should be initiated within how many hours। मतलब क्या पूछा गया है इसमें कि कितने आवर्स के बाद में, डिलीवरी के कितने आवर्स के बाद में आप जो है IUD इम्प्लांट कर सकते हो, इंट्रायूट्राइन डिवाइस डाल सकते हो। तो इधर अपना आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी विद इन 48 आवर्स, ठीक है। देखो एक तो हम डाल सकते हैं पोस्ट प्लेसेंटल IUD, जैसे ही प्लेसेंटा निकलेगी उसके 10 मिनट बाद जो है हम IUD डाल सकते हैं, फाइन। बट इसको हम बोलते हैं पोस्ट प्लेसेंटल IUD, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है पोस्ट पार्टम इंजर्शन, तो ये होगा 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है हम इंजर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द USP रेजिमेन कंसिस्ट ऑफ विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स। यूएसपी रेजिमेन में कौन से हॉर्मोन्स यूज किए जाते हैं। तो यूएसपी रेजिमेन क्या है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इसको हम लेते हैं एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, फाइन। इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड इट शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ओके। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग अ लंबर पंक्चर प्रोसीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर द पेशेंट। लंबर पंक्चर आपको करना है, कौन सी पोजीशन दोगे, ठीक है। तो इसमें हम देते हैं लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन, फीटल पोजीशन या फिर C शेप पोजीशन हम इसमें देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब हम C शेप पोजीशन देते हैं ना, या आप बोल सकते हो लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन देते हैं, उस टाइम पे इंटरवर्टेब्रल डिस्क के बीच में स्पेस बढ़ जाता है और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं, फाइन। तो इसीलिए जो है हम ये वाली पोजीशन इसमें देंगे। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा A, पेशेंट लाइंग ऑन देयर साइड्स विद लेग फ्लेक्स्ड, नीड्स ड्रॉन टू द एब्डोमेन एंड हेड फ्लेक्स्ड विद चिन टचिंग द चेस्ट, ओके। उसके बाद में ये पूछ लिया जाता है कि LP नीडल आप कहाँ पे इंसर्ट करते हो, तो हम इसको इंसर्ट करते हैं L3 से L4 के बीच में, या फिर अगर इन्फेंट है तो वी विल इंसर्ट एट L4 टू L5, ओके। एक चीज, दूसरी चीज, आफ्टर LP क्या पोजीशन देंगे ये पूछ लिया जाता है, उसमें हम देंगे सुपाइन विदाउट पिलो, ओके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्लिनिकल आई इमेज इन द डायग्राम दिखाया गया था, ब्लैकेंड नेक्रोटिक टोज थे, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इन्फेक्शन है, सेल्यूलाइटिस है, गैंग्रीन है या फ्रॉस्टबाइट है, ठीक है।
तो ये होता है गैंग्रीन। गैंग्रीन में क्या होता है, डेथ और डिकम्पोजिशन हो जाता है बॉडी टिश्यू का, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई है या सीवियर इन्फेक्शन है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे गैंग्रीन। अब गैंग्रीन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्राई गैंग्रीन और दूसरा होता है वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन होता है इस्कीमिक ओरिजिन मिलेगा, मतलब ब्लड सप्लाई जो है कट ऑफ हो गई है। उसके बाद में कैसा सा दिखेगा, ये ब्लैकेंड दिखेगा, ड्राई दिखेगा, श्रंकन टिश्यू होगा विथ क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन। बट अगर वेट गैंग्रीन है वो होता है इन्फेक्टेड टाइप, ठीक है, उसमें ब्लड सप्लाई कट ऑफ नहीं हुई है, ये इसमें इन्फेक्शन हो गया है, स्वोलन malodorous moist tissue with no clear demarcation. Okay, next is a 19-month-old baby is brought to the pediatric clinic for routine checkup. Which of the following fontanel finding is considered normal? 19 मंथ का बेबी है, वो रूटीन चेकअप के लिए आया है, कौन सी फॉन्टेनल फाइंडिंग इज कंसिडर नॉर्मल मानी जाएगी? देखो, तो अभी हमारे मेनली दो फॉन्टेनल्स होते हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है, ठीक है। अब पोस्टीरियर जो है पहले बंद होगा, पोस्टीरियर बंद हो जाएगा 6 वीक्स पे, ओके, एंड एंटीरियर बंद होता है 12 से 18 मंथ्स पे, ओके। तो अभी अपना जो बच्चा आया है, क्लिनिक में आया है, वो है 19 मंथ, तो 19 मंथ तक तो एंटीरियर भी बंद हो चुका होगा और पोस्टीरियर भी, तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। 19 मंथ पे बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स आर क्लोज्ड, इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एडमिटेड टू रिकवरी वार्ड, वाइटल्स क्या है, 110/60 से 120/60 हो गया है, पल्स जो है 76 से 88 हो गई है, रेस्पिरेशन बढ़ गया है 18 से 24, एलओसी स्टूपर टू ड्राउजी, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो गया है, पहले स्टूपर था और अभी जो है ड्राउजी स्टेज में है। तो विच क्लिनिकल फाइंडिंग स्ट्रांगली सजेस्ट इंक्रीज्ड आईसीपी, कौन सी फाइंडिंग से हम बोलेंगे कि आईसीपी जो है इंक्रीज्ड हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या है, देखो, इंक्रीज्ड आईसीपी का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर क्या होगा, बीपी तो बहुत सारी चीज़ों में बढ़ता है हमारा, ठीक है, कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, पल्स भी हो जाती है, रेस्पिरेशन भी हो जाता है, बट जो है अपना लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दिया है ना, दैट इज क्रिटिकल एंड की इंडिकेटर ऑफ राइजिंग आईसीपी, ठीक है। तो इधर अपना आंसर होगा रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस। जो पेशेंट स्टूपर से ड्राउजीनेस में पहुंच गया है ना, इधर से ही हमें पता चल रहा है कि आईसीपी इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज पल्स को देख के या बीपी को देख के हम सोच सकते थे कि ये वाली डिजीज है, दूसरी डिजीज है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते, बट जो एलओसी इधर हमें दे दिया है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये आईसीपी वाला प्रॉब्लम है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद राइट न्यूमोथोरेक्स, विच क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू दिस डायग्नोसिस। एक पेशेंट है जिसको राइट न्यूमोथोरेक्स है, कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है इस प्रॉब्लम में, इस डायग्नोसिस में मिलती है? तो जब भी न्यूमोथोरेक्स होगा ना, हमें क्या मिलेगा, एब्सेंट ब्रेथ साउंड मिलेगी अफेक्टेड साइड पे। जिस साइड न्यूमोथोरेक्स हुआ है उस साइड हमें कोई ब्रेथ साउंड नहीं सुनाई देगी, ओके। सेकेंड इज परकशन, जब हम करेंगे तो हाइपर रेजोनेंस हमें सुनाई देगा, ओके। ये भी अपना एक की क्लिनिकल फाइंडिंग है। तो हमें दो चीजें देखने को मिलेगी जब न्यूमोथोरेक्स होगा, दो चीजें मिलेंगी, एक तो एब्सेंट ब्रेथ साउंड और सेकंड परकशन पे जो है हाइपर रेजोनेंस दिखेगा, ठीक है। थर्ड, अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स है तो ट्रैकियल डेविएशन हो जाएगा दूसरी साइड में, फाइन। मतलब अगर राइट साइड न्यूमोथोरेक्स है तो टेंशन न्यूमोथोरेक्स की वजह से लेफ्ट साइड ट्रैकियल डेविएशन आपको मिलेगा, ओके। तो इधर अपना आंसर हो जाएगा एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड्स ऑन राइट साइड, फाइन। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा सजेस्ट टू दिस डायग्नोसिस। पेशेंट है, उसको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ है, तो कौन से डेटा से हमें पता चल रहा है कि इसको लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, फाइन। तो देखो, जब भी लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होगा तो इसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑर्थोपनिया देखने को मिलेगा, एक्सर्शनल डिस्निया और क्रैकल्स। दिखता क्यों है, पहले ये समझो। लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर है, मतलब लेफ्ट साइड का ब्लड जो है पंप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आउटसाइड नहीं आ रहा है, तो जो ये ब्लड इतना बिल्डअप हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ये जो है वापस जाएगा लंग्स में, क्योंकि लंग्स से आया था लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये वापस जो है फ्लो बैक करेगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जाने की वजह से पल्मोनरी कंजेशन आपको देखने को मिलेगा और प्रॉक्सिमल नॉक्चुर्नल डिस्निया देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अगर हमारा होता राइट साइड फेलियर तो हमें देखने को मिलता जुगुलर वेन डिस्टेंशन, फाइन। तो इधर अपना ऑप्शन हो गया है बी।
नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद लूप डायूरेटिक जो होते हैं उनके साथ में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। लूप डायूरेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, लेसिक्स है। ठीक है, लेसिक्स जो है हमारे वाटर को, बॉडी में जितना वाटर है उसको बाहर ले जाता है। ठीक है, ये पानी के साथ क्या करता है, पोटेशियम को भी बाहर ले जाएगा। तो इस केसेस में जब हम डायूरेटिक देते हैं, लूप डायूरेटिक देते हैं, तो हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। राइट, इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्लोरीमिया एंड हाइपरयूरिसीमिया, ये सब भी जो है साथ में देखने को मिलेगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हाई पोटेशियम डाइट लेने के लिए, जैसे बनाना, ऑरेंज, पोटैटो, लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज बाय द यूज ऑफ वॉलेस रूल ऑफ 9 विच पैरामीटर कैन बी कैलकुलेटेड इन अ बर्न पेशेंट। जो रूल ऑफ 9 है उससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं टोटल बॉडी ऑफ सरफेस एरिया जो बर्न हुआ है। ठीक है, कितना परसेंटेज बॉडी जो है बर्न हुई है, ये हमें रूल ऑफ 9 से पता चलता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या पूछा जाता है कि अगर हेड बर्न हो गया है तो कितना परसेंट बर्न माना जाएगा, वन आर्म बर्न हो गई है तो कितना माना जाएगा, एंटीरियर चेस्ट अगर बर्न हो गई है तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इधर हमें पता होना चाहिए हेड जो 9% है, ईच आर्म 9%, लेग 18 है, एंटीरियर ट्रंक 18 है, पोस्टीरियर ट्रंक 18 है, प्लस पेरिनियम इज 1%। उसके बाद में पार्कलैंड फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन nowadays in DPT vaccine, one vaccine is removed due to its occurrence of large number of side effect. It is, तो देखो जो हम DPT वैक्सीन लगाते हैं 6, 10 और 14 वीक्स पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पर्ट्यूसिस दो तरह का होता है वैक्सीन में, एक होता है होल और एक होता है ए सेलुलर। ठीक है, होल के जो है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फेब्राइल सीजर्स करता है और एनसेफेलोपैथी करेगा, इसीलिए जो है उसके बाद में ए सेलुलर इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसमें जो है कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या यूज़ करती हैं, डी टैप। फाइन, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा पर्ट्यूसिस में क्या है, पी, मतलब पर्ट्यूसिस जो है होल से हटा के ए सेलुलर कर दिया है। फाइन, बट अपनी इंडिया में जो है स्टिल होल वाला ही यूज होता है क्योंकि ड्यू टू अवेलेबिलिटी रीजन एंड कोस्ट रीजंस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज HPV वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड इन द एडोलेसेंट गर्ल्स इज। HPV वैक्सीनेशन का कितने डोजेस देनी पड़ती है एडोलेसेंट गर्ल्स में। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, मतलब अराउंड 2022 या 2023 में ये क्वेश्चन पेपर आया होगा, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है ये राइट आंसर था, 3 डोजेस होती थी। बट अभी के टाइम पे लेटेस्ट अपडेट्स आ गई हैं, तो जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं अब उसमें एक ही डोज लगाया जाता है। ठीक है, तो पहले जो है 3 डोजेस था, बट अभी जो है ओनली 1 डोज इज नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव्स यूज्ड इन ब्लड शुगर व्हाइल इन लेबोरेटरी। ब्लड शुगर के लिए कौन सा एडिटिव यूज किया जाता है, तो देखो ब्लड शुगर के लिए ग्रे टॉप वाली ट्यूब होती है, उसके बाद में इसमें मिलाया जाता है सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, तो अपना आंसर रहेगा सोडियम फ्लोराइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन फर्स्टली शुड बी गिवन सून आफ्टर बर्थ के जस्ट बाद आप कौन सी वैक्सीनेशन दोगे, सबसे पहली वैक्सीनेशन आप कौन सी दोगे। तो सून आफ्टर बर्थ हम 2 वैक्सीनेशन देते हैं, एक होती है BCG एंड सेकंड जो है हेपेटाइटिस B। ठीक है, दोनों ही देनी है, बट इनमें से भी अगर एक पूछी जाए तो प्रायोरिटी हम हेपेटाइटिस B को देंगे। फाइन, क्योंकि हेपेटाइटिस B जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि HBsAg पॉजिटिव मदर से बच्चे में फैल जाए। ओके, तो इसीलिए वी विल गिव प्रेफरेंस टू हेपेटाइटिस B। राइट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट टू वर्सनिंग कंडीशन ऑफ डेंगी और सीवियर डेंगी सिम्टम्स एक्सेप्ट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन का मतलब है कि डेंगी और ज़्यादा फैल रहा है, मतलब वर्सनिंग हो रही है कंडीशन की। ठीक है, बट एक कंडीशन ऐसी है जो इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करती है। ओके, तो वो हमें इस ऑप्शंस में ढूंढनी है। तो हमारे डेंगी वार्निंग साइंस क्या होते हैं, सीवियर डेंगी जब फैलता है उसके वार्निंग साइंस हैं सीवियर एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड म्यूकोसल ब्लीडिंग। ठीक है, ये सब जो है सीवियर साइंस है। ठीक है, एंड एडिशनल साइंस क्या बोले जा सकते हैं, ब्लड इन वॉमिट और स्टूल, रैपिड ब्रीदिंग, रैपिड ड्रॉप इन प्लेटलेट काउंट, ये भी वार्निंग साइंस में आता है। बट जो अपना हाई ग्रेड फीवर है ये एक कॉमन डेंगी सिम्टम है। ठीक है,
नॉर्मली अगर डेंगी अगर होगा किसी पेशेंट को, बहुत ज़्यादा वर्सन स्टेज नहीं है, नॉर्मल डेंगी है, तो भी आपको हाई ग्रेड फीवर दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाई ग्रेड फीवर इधर अपना आंसर हो जाएगा, ओके। अदरवाइज बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं ये सीवियरिटी को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर डेंगी फीवर। फॉलोइंग में से कौन सा गाइडलाइन में रिकमेंडेड नहीं है ट्रीटमेंट के लिए? फर्स्ट इज स्टे वेल हाइड्रेटेड, यस हाइड्रेटेड रहना है। सेकेंड इज यूज ऑफ एनसेड्स सच एज आइब्यूप्रोफिन, ये अपना आंसर हो जाएगा। कभी भी हम डेंगी वाले पेशेंट को आइब्यूप्रोफिन नहीं देंगे, ओके। तो ऐसे केसेस में देना क्या है, हम ऐसे केसेस में पैरासिटामोल दे सकते हैं, ये जो है सेफ होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज टेक्निक इज यूज्ड फॉर एंकल इंजरी के लिए कौन सी टाइप ऑफ बैंडेज यूज्ड होगी? तो फिगर ऑफ 8 हम यूज़ करेंगे, ये यूज़ करते हैं हम एंकल के लिए एंड जॉइंट इंजरीज के लिए। इसकी वजह से फर्म सपोर्ट मिलता है और कंप्रेशन बना रहता है, तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज़ होगी। रिवर्स स्पाइरल हम यूज़ करते हैं लिम्स के लिए या फिर अनइवन कॉन्टोर्स लाइक फोर आर्म के लिए या फिर थाई के लिए। रोलर बैंडेज यूज होगी जनरल पर्पस वुंड ड्रेसिंग के लिए दैट डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल जॉइंट सपोर्ट। टी बैंडेज इज यूज्ड फॉर पेरिनियल एरिया, पेल्विक, रेक्टल एंड एनल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इज a patient developed pernicious anemia after gastrectomy surgery. Which of the following medicine would be prescribed to prevent complication in patient? ठीक है, किसी पेशेंट का गैस्ट्रेक्टमी हुआ है तो कौन सी मेडिसिन आप जो है उसे प्रिस्क्राइब करोगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, ठीक है। तो देखो, जब गैस्ट्रेक्टमी किसी पेशेंट की होती है ना तो स्टमक रिमूव हो गया है, इसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ओके। तो इन पेशेंट्स में हमें लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और ये कब लगाते हैं? एवरी मंथ, फाइन। इसके बाद में एक चीज और याद रखना, ओरल B12 सप्लीमेंटेशन इज नॉट इफेक्टिव विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। अगर आप सोचो कि मैं विटामिन B12 का ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंटेशन दे दूं तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज इंट्रिंसिक फैक्टर तो नहीं है ना, और उसके बिना जो है एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा, फाइन। तो ऐसे केसेस में हमें इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय रैट फ्ली, जो है कौन सी डिजीज कॉज करता है? तो ये कॉज करता है एंडेमिक टाइफस, ठीक है। एंडेमिक टाइफस जो है रिकेट्सिया टाइफी की वजह से होता है एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय रैट फ्ली। नेक्स्ट इज एन एवरेज साइज एग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। एक नॉर्मल एग है, एवरेज साइज का एग है, तो कितना जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा? तो ये क्या करता है? 70 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है, 5 ग्राम ऑफ फैट, 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन विद ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ओके। तो ये हो गया 6 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। इसके बाद में एग को जो है रेफरेंस प्रोटीन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रोटीन्स जो हैं, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, फाइन। उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि विटामिन C इज नॉट प्रेजेंट इन एग्स एट ऑल। एग में विटामिन C एब्सेंट होता है, फाइन। Next is in a patient tetany-like spasm is seen which are caused by imbalance of which electrolyte. Tetany-like spasm है तो किस imbalance की वजह से मिलता है? This is caused by hypocalcemia. इसमें जो है 2 साइंस मिलते हैं हमें, चॉपस्टिक साइन एंड सेकंड इज ट्रूजियस साइन। चॉपस्टिक साइन में जो है हम फेशियल नर्व को जब टैप करते हैं तो फेशियल मसल ट्विचिंग देखने को मिलेगी। ट्रूजियस साइन में जो है जब BP कफ को इन्फ्लेट करते हैं 3 मिनट्स तक तो कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा, एंड दीज 2 साइंस आर इंडिकेटिव ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट इज अ डायबिटिक मदर born a child with weight of 3.8 kg. Which of the following finding can be seen in this baby after birth? एक डायबिटिक मदर है, उसकी डिलीवरी हुई, बेबी हुआ, बेबी जो है 3.8 kg का है, ठीक है। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस हैं? तो जब भी डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके बेबीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, ओके। क्यों होता है? देखो, मदर में जो है ग्लाइसीमिया हाई रहता था, ग्लूकोज हाई रहता था, इसकी वजह से फीटल में हाइपर इंसुलिनिज्म देखा गया, ठीक है। इंसुलिन जो है फीटल की बॉडी में ज़्यादा मिलता था क्योंकि मदर की ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा था, वही ब्लड जो है फीटल के अंदर जा रहा था हाई ग्लूकोज वाला, इसकी वजह से हाइपर इंसुलिनिज्म देखने को मिलता था। बट आफ्टर बर्थ मैटरनल ग्लूकोज जो है अंदर आना बंद हो गया है फीटल की बॉडी में, बट
इंसुलिन जो है स्टिल हाई रहेगा, इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज विच गेज नीडल इज यूज्ड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सी जो है कैनोला यूज करते हैं? वी विल यूज 18 गेज कैनोला। ओके, इससे क्या होता है, एडुकेट फ्लो बना रहेगा और रेड ब्लड सेल्स जो है हिमोलाइज्ड नहीं होंगी, ब्रेक नहीं होंगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी स्टेरिलाइज्ड बाय। एक आर्टिकल दिखाया गया था जिसमें था फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप विद इंसर्शन ट्यूब। इसको हम कैसे स्टेरिलाइज करेंगे? तो जब भी कोई एंडोस्कोप्स वगैरह होते हैं, इनको हम ये जो है हीट सेंसिटिव होते हैं, इसकी वजह से ऑटोक्लेव तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, जो स्कोप्स वगैरह है, इनको हम साइटेक्स में डिप करते हैं ग्लूट्रेल्डिहाइड 2% में। ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये हाई लेवल डिसइंफेक्शन माना जाता है। ओके, एंड कितनी देर के लिए डिप करना है? अगर आपको डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 मिनट्स में, सिर्फ डिसइंफेक्ट करना है तो। बट अगर आपको ये स्टेरिलाइज करना है तो इट विल टेक 10 आवर्स। ओके, नेक्स्ट इज विच गेज नीडल इज रिकमेंडेड फॉर एन IM इंजेक्शन इन अ 4-year-old चाइल्ड। 4 साल का बच्चा है, कौन सी नीडल जो है यूज होगी IM इंजेक्शन के लिए? तो हियर वी विल यूज 22 से 25 गेज की नीडल विद 1 इंच नीडल। तो अपना आंसर हो जाएगा 22 गेज विद 1 इंच नीडल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of TPN total parenteral nutrition solution is commonly used in critically ill patients requiring IV nutrition support? ठीक है, जो पेशेंट बाय माउथ कुछ नहीं ले सकते हैं, उनको क्या है, हमें TPN पे डालना पड़ता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ता है। ओके, तो ये जो TPN है, ये कैसा सॉल्यूशन है? आइसोमोलर है, हाइपर ऑस्मोलर है, या हाइपो ऑस्मोलर है? ठीक है, तो TPN सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपर ऑस्मोलर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेक्सट्रोज होता है और अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, तो दिस इज हाइपो ऑस्मोलर सॉल्यूशन। इसको देंगे कैसे? सेंट्रल वीनस कैथेटर से। फाइन। बट अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी 900 से कम है, या हमें शॉर्ट टर्म के लिए TPN चलाना है, तो पेरिफ्रीज वाली लाइन से भी दे सकते हैं। बट अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, या फिर ज़्यादा सॉल्यूशन हमें देना है, तो हम हमेशा सेंट्रल वीनस कैथेटर से देंगे। ओके, नेक्स्ट इज a critically ill patient is receiving TPN via a central venous line. Which of the following is not a primary reason for closely monitoring infusion rate? पेशेंट को जो है TPN चल रहा है सेंट्रल वीनस लाइन से, तो कौन सा जो है प्राइमरी रीजन नहीं है इन्फ्यूजन रेट को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए? ठीक है, देखो, जब हम TPN देते हैं तो हम ना इन्फ्यूजन रेट को मॉनिटर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। ओके, बहुत सारा डेक्सट्रोज होता है इसमें, तो ब्लड ग्लूकोज जो है बढ़ जाएगा। सेकंड, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस। थर्ड जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। एंड लास्ट इज टू प्रिवेंट आर्टीरियल ब्लॉकेज। नो, ये कोई रीजन नहीं है इन्फ्यूजन रेट को मॉनिटर करने के लिए। फाइन, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद सर्वाइकल कैंसर इज अंडरगोइंग इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। 2 तरह की थेरेपी होती है, एक टेलीथेरेपी और एक ब्रैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी में क्या होता है, जो जहाँ से रेडिएशन आ रही है वो सोर्स जो है थोड़ा दूर रखा जाएगा पेशेंट से। बट ब्रैकीथेरेपी में क्या है, इम्प्लांट कर दिया जाएगा बॉडी में। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर ब्रैकीथेरेपी किसी की चल रही थी और डिसलॉजमेंट हो गया उस इम्प्लांट का, जो इम्प्लांट अंदर डाला हुआ था उसका डिसलॉजमेंट हो गया है, तो आप कौन सी पोजीशन दोगे? ठीक है, तो ऐसे में हम हमेशा सुपाइन पोजीशन देंगे। ठीक है, ताकि जो जहाँ भी वो इम्प्लांट है वो फर्दर कहीं और ना जाए, वहीं की वहीं रुका रहे, और हम जो है उसको वापस लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से निकाल लें। फाइन, तो हम जो है इसमें सुपाइन पोजीशन देंगे। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन हनी लाइक क्रस्ट आर अराउंड द माउथ ऑफ अ बेबी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिजीज। हनी कलर के क्रस्ट है अराउंड द माउथ, किस में मिलते हैं? ऑलरेडी इससे पहले वाला जो हमने नॉर्सेट 5 हमने डिस्कस किया था, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखो कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इधर अपना आंसर रहेगा इम्पेटिगो में, ये इसका क्लासिकल प्रेजेंटेशन है, हनी कलर का गोल्डन क्रस्ट अराउंड माउथ एंड नोज। ओके, इसका जो है मोस्ट कॉमन रीजन रहता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट इज out of which identify the correct 7 P's sequence of intubation.
देखो, जब हम इंट्यूबेशन करते हैं तो उसमें जो है ना 7P होते हैं और उसको जो है ऑर्डर में करना होता है कि पहले सबसे पहले ये करेंगे, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये ऑलरेडी डिसाइडेड है 7Ps के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें बताना है, हमें जो है इसको ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है प्री ऑक्सीजनेशन, इंट्यूबेशन से पहले हम जो है 100% FiO2 से पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करेंगे। थर्ड जो है प्री ट्रीटमेंट, मतलब अगर आपको कोई ड्रग देना है तो। नेक्स्ट इज पैरालिसिस एंड इंडक्शन करेंगे। इसके लिए पैरालिसिस के लिए हम देते हैं सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है, ये जो है मसल रिलैक्सेंट है। देन जो है प्रोटेक्शन एंड पोजीशन, मतलब पोजीशन दे देंगे जो ईटी ट्यूब के लिए हमें देनी है। नेक्स्ट प्लेसमेंट, ट्यूब को अंदर डाल देंगे। एंड लास्ट इज पोस्ट इंट्यूबेशन मैनेजमेंट, ठीक है। पोस्ट इंट्यूबेशन में क्या होगा, हम जो है कैप्नोग्राफी कराएंगे पेशेंट की। ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है फॉर इंट्यूबेशन, ओके। तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज फॉर असेसमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस विच टेक्निक इज यूजुअली यूज्ड। तो देखो, किसी भी चीज का असेसमेंट करने के लिए या फिर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम जो है PDSA साइकिल यूज करते हैं। PDSA में क्या है, P फॉर प्लान, D फॉर डू, S फॉर स्टडी एंड A फॉर एक्ट। प्लान में क्या है, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, रूट कॉज को पकड़ेंगे और इम्प्रूवमेंट प्लान बनाएंगे। सेकेंड इज डू फेज में हमें करना है, एक्शन करना है, बट स्मॉल स्केल पे, पायलट टेस्ट हम इस पे करके देखेंगे। थर्ड इज स्टडी फेज में क्या है, अब पायलट टेस्ट के बाद में जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनको जो है एनालाइज करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स को अगेंस्ट द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। एंड लास्ट इज एक्ट फेज। इसमें क्या है, अगर स्टडी फेज में कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे प्लान में और इस साइकिल को रिपीट करेंगे, ओके। तो इधर अपना आंसर हो जाएगा प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज iron deficiency anemia is common during pregnancy. What would be the home based measures to prevent IDA to increase more supplementation in diet? देखो, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है प्रेगनेंसी में कॉमन है, सबको पता है। तो घर पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ना हो, कौन सा सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं? तो दैट विल बी फॉलिक एसिड, ओके। फॉलिक एसिड क्या करता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस करेगा एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, और इसकी वजह से जो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और वर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट्स में फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देंगे। नेक्स्ट इज अ बेबी ब्रॉट इन स्किन ओपीडी। In OPD, doctor is doing Burroughs ink test for the baby. This test is commonly used to diagnose which skin disease. तो एक बेबी आया है स्किन ओपीडी में, डॉक्टर जो है उस पर बरो इंक टेस्ट कर रहा है। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो मैंने ऑलरेडी नॉर्सेट 5 का जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे तभी भी बताया था, बरोज जो है स्केबीज में मिलते हैं। तो ये टेस्ट जो है बरो इंक टेस्ट जो है स्केबीज के लिए हो रहा है, ठीक है। बरो इंक टेस्ट होता है स्केबीज के लिए टू रिवील माइट बरोज, ओके। टेक्निक क्या है, इंक लगाएंगे स्किन पे उसको और जो एक्सेस में है उसको वाइप ऑफ कर देंगे। बरो फिर हमें दिखने लग जाएंगे। कैसे दिखेंगे बरो? डार्क वेवी लाइन अंडर मैग्निफिकेशन, ओके। स्केबीज कैसे फैलता है? सार्कोप्टिस स्केबी माइट की वजह से। इंटेंस प्रोराइटिस होता है इसमें, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोराइटिस होगा, हाईली कंटेजियस है। कॉमन साइट्स इसकी ये सब रहेंगी, फिंगर वेब्स, रिस्ट, एक्जिला, निपल्स, पेनिस इन इन्फेंट, ऑल्सो पाम्स, सोल्स एंड स्कैल्प। इंपॉर्टेंट है, कॉमन साइट्स पता होना चाहिए। एंड लास्ट में है ट्रीटमेंट, परमेथ्रिन 5% क्रीम लगाएंगे होल बॉडी पे, और ओरल आइवरमेक्टिन फॉर क्रस्टेड स्केबीज, फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द पोटेंसी ऑफ फ्रीजिंग वैक्सीन्स की पोटेंसी पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दैट इज शेक टेस्ट, फाइन। शेक टेस्ट किया जाता है डीपीटी के लिए, डीटी, टीडी, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट। ये सब जो है फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, मतलब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। तो इनको यूज करने से पहले क्या करते हैं, हम शेक टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा, शेक करो, वाइल को शेक करो, उसके बाद में जो अगर फ्रीज डैमेज्ड
वाइल होगी तो उसमें जो है सेडिमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा, कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, तो इट मीन्स ये जो है फ्रिज से डैमेज हो गई है वाइल, हम इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, तो वी विल डिस्कार्ड द वाइल अगर सेडिमेंटेशन उसमें देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन टू चेक अल्नर सर्कुलेशन ऑफ हैंड बिफोर परफॉर्मिंग। आर्टीरियल कैथेटराइजेशन करना है आपको, ठीक है, तो उससे पहले अल्नर सर्कुलेशन हमें चेक करना होता है। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? दैट इज एलन टेस्ट। ठीक है, सबको पता है एलन टेस्ट के बारे में, इजी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, बस इधर गलती क्या होती है, बच्चे जो है रेडियल में और अल्नर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेडियल की पेटेंसी चेक हो रही है या अल्नर की हो रही है। ओके, तो इधर हम याद रखेंगे कि ये जो है टेस्ट अल्नर पेटेंसी को बताता है। फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कौन सा जो है इनमें से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? तो हमारा नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से 7.45। जितने भी पीएच 7.35 से नीचे हैं वो जो है एसिडोसिस होंगे। फर्स्ट वाला है 4.7, ये तो नहीं है, और लास्ट वाला जो है 7.45, ये भी नहीं है। ओके, अब अपने पास ऑप्शन बचा बी और सी, ये दोनों जो है एसिडोसिस वाली कंडीशन है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता अभी तक ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ये अभी पता लगाएंगे, बट बी और सी जो है एसिडोसिस वाली कंडीशन है। अब इधर हमारा फॉर्मूला होता है रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर होगा तो रेस्पिरेशन एंड पीएच अपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगे। ठीक है, तो इधर देखो फर्स्ट ऑप्शन बी में 7.28 पीएच जो है 7.28 है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, एंड PaCO2 कितना होता है नॉर्मल 35 से 45 तक, बट इधर तो अपना 47 है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। PaCO2 ऊपर जा रहा है एंड पीएच जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स ये जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ओके, अब देखो सी ऑप्शन, ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है, पीएच नीचे की तरफ आ रहा है, बट PaCO2 इट इज इन नॉर्मल रेंज 35 से 45 के बीच में है, तो दिस इज नॉट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इधर अपना ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज डस्की ह्यू वेस्टिब्यूल and anterior vaginal wall visible at 6 to 8 week of pregnancy is known as। 6 to 8 week की प्रेगनेंसी है तो आपको वेस्टिब्यूल और एंटीरियर वेजाइनल वॉल कैसी दिख रही है? डस्की ह्यू दिख रही है, तो इसको कौन सा साइन बोलेंगे? दिस इज चैडविक साइन। ओके, चैडविक साइन में क्या होता है? ब्लूइश और डस्की डिस्कलरेशन हो जाता है वेजाइनल म्यूकोसा का एंड वल्वा इन अर्ली प्रेगनेंसी। ये दिखेगा हमें 6 to 8 वीक्स पे। क्यों दिखता है? क्योंकि वेस्कुलर कंजेशन ज्यादा हो जाता है। फाइन, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। गुडल साइन जो है 4 to 6 वीक्स पे दिखेगा। इसमें क्या होता है? सर्विक्स जो है बहुत सॉफ्ट हो जाती है एंड इट इज एज सॉफ्ट एज टिप ऑफ नोज जैसी सॉफ्ट हो जाएगी। ओके, एंड थर्ड इज हेगर साइन में क्या है? लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है सॉफ्ट हो गई है। गुडल और हेगर को याद रखना है, गुडल में जो है सर्विक्स सॉफ्ट हुई है एंड हेगर में लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है सॉफ्ट हुई है। ओसिएंडर क्या है? पल्सेशन फील होगी आपको लेटरल फोर्निक्स पे ड्यू टू इंक्रीज यूट्राइन आर्टीरियल ब्लड फ्लो। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज्ड फॉर मैक्सिमल रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग इन अ क्लाइंट। मैक्सिमम रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग के लिए अच्छे से ब्रीद इन और ब्रीद आउट हो सके, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे? हियर वी विल गिव सिटिंग विद लीन डाउन पोजीशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइपोड पोजीशन। इसमें क्या होता है? लंग एक्सपेंशन जो है मैक्सिमम होता है इस कंडीशन में, और ये देते हैं हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट्स में। ठीक है, तभी हम देखते हैं कि जो TOF के पेशेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ये जो है ट्राइपोड पोजीशन ले लेते हैं बिकॉज इसमें लंग एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होता है। फाइन, नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूजुअल एंगल बिटवीन नीडल एंड सरफेस ऑफ द स्किन ड्यूरिंग एंड IM इंजेक्शन टेक्निक के टाइम पे आप कितना डिग्री एंगल रखोगे निडल और सरफेस ऑफ स्किन में? दैट इज 90 डिग्री। इजी है, पता है। सबक्यूटेनियस में 45 रखते हैं अगर थिन पेशेंट है तो, और 90 डिग्री रखेंगे अगर ओबीस पेशेंट है तो। ID में हम 5 से 15 डिग्री, मतलब मोस्टली 15 डिग्री इधर हम करेक्ट मानते हैं। नेक्स्ट इज IV में 15 to 30, और बिवल जो है इसका अपसाइड रखेंगे। नेक्स्ट इज अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड एन आयरन इंजेक्शन टू द पेशेंट ऑन ड्यूटी ऑफिसर विच टेक्निक वुड बी बेटर अप्लाइड टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ इंजेक्शन। देखो, जब भी हम IM इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है,
तो वो जो ड्रग हमने अंदर डाला है वो लीक बैक ना करे सबक्यूटेनियस टिश्यू में, इसके लिए हम जेड ट्रैक टेक्निक यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर 24 hours of injection administration via intramuscular, a patient visited to OPD with burning sensation and pain at around the injection site on buttocks. Which of the following is an appropriate action by nursing officer? आपने IM इंजेक्शन लगाया था, अब 24 आवर्स के बाद में पेशेंट आया है बर्निंग पेन लेके, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है और पेन हो रहा है जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया था, आप क्या करोगे? तो देखो, फर्स्ट है मसाज द इंजेक्शन साइट सो दैट इट कैन प्रमोट ड्रग एब्जॉर्प्शन। नो, मसाज हम कभी भी नहीं करते, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर जेट ट्रैक इंजेक्शन। ओके, सेकेंड है अप्लाई वार्म कंप्रेस टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। वार्म कंप्रेशन जो है हम मसल सोरनेस के टाइम पे यूज़ करते हैं। अगर किसी इंजेक्शन से कुछ प्रॉब्लम हो गई है या फिर आपको थोड़ी स्वेलिंग हो गई है उस एरिया में या बर्निंग सेंसेशन है, ऐसे में हम कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ पेशेंट हैविंग एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ HIV, मोंटॉक्स स्किन टेस्ट इज परफॉर्म्ड, विच डायमीटर ऑफ एंड्योरेंस कंसिडर्ड पॉजिटिव और एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको HIV का एक्टिव इन्फेक्शन है, मोंटॉक्स टेस्ट किया गया, कितने को आप जो है पॉजिटिव मानोगे? पॉजिटिव या एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कितना बोलोगे? तो जितने भी HIV वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर उनमें 5 mm से ज़्यादा इंड्यूरेशन दिख रहा है तो हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 mm तो कम है, 7 mm जो है हम यहाँ पे पॉजिटिव मान लेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज इन ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट, endurance of erythema और result interpretation should be done in। मोंटॉक्स टेस्ट आपने किया है, रिजल्ट कितने टाइम बाद इंटरप्रेट करोगे? तो ये आप करोगे 2 से 3 डेज के बाद में। 48 आवर्स से पहले नहीं करेंगे क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है इनकम्प्लीट होता है तब तक और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। 72 आवर्स के बाद नहीं करेंगे क्योंकि इंड्यूरेशन जो है फेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो 2 से 3 डेज के बीच में करेंगे। नेक्स्ट इज सुसाइड रेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड इन 2021 में कितना सुसाइड रेट जो है रिकॉर्ड किया गया था? तो ये था 12 पर 1 लाख पॉपुलेशन। ओके, तो ये अपना रहेगा ऑप्शन डी। इसके बाद में मोस्ट कॉमन मेथड क्या रहता है इधर? हैंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज इन ट्यूबरक्युलिन स्किन टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट, अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस प्रोटीन प्योरिफाइड डेरिवेटिव PPD कैन बी इंजेक्टेड ऑन फोरआर्म वाया। ट्यूबरक्युलिन टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट जब आप करते हो तो आप क्या करते हो? PPD को इंजेक्ट करते हो फोरआर्म में। हमेशा हम मोंटॉक्स टेस्ट करते हैं, तो कौन से रूट के थ्रू होगा? IM होगा, ID होगा, IV होगा या SC होगा? ठीक है, तो इट विल बी ID, मतलब इंट्राडर्मल। ओके, 5 से 15 डिग्री का एंगल रखेंगे, बीवल अपसाइड रखेंगे। ओके, और एक ब्लेब फॉर्म होना चाहिए इंजेक्शन की साइट पे। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज टेकिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन फॉर हिज एक्टिव ट्यूबरक्युलर इन्फेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग सजेस्ट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेशेंट जो है TB की वजह से स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन ले रहा है, तो कौन से क्लिनिकल फाइंडिंग से हमें पता चलेगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट होता है ऑटोटॉक्सिक एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये क्या है? देखो, अमीनोग्लाइकोसिड एंटीबायोटिक है। ओके, और अमीनोग्लाइकोसिड्स क्या करते हैं? ऑटोटॉक्सिसिटी करते हैं, मतलब ईयर में प्रॉब्लम करेंगे, कॉक्लियर डैमेज करते हैं, एंड इसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखा जाएगा। ओके, और क्या होता है? ये नेफ्रोटॉक्सिक भी होते हैं। ठीक है, तो इधर अपना ऑप्शन रहेगा डिक्रीज हियरिंग इक्विटी। नेक्स्ट इज आइसोलेशन एंड क्वारंटीन आर वाइडली यूज्ड इन प्रेजेंटली सिनेरियो ड्यूरिंग पेंडेमिक COVID-19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब बोथ टर्म्स। तो ये बोथ टर्म्स जो हैं कौन से ऑप्शन में सबसे सही दी गई हैं? ओके, तो देखो, सबसे पहले समझो आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है। आइसोलेशन होता है जो कंफर्म्ड केस है, जो COVID-19 से पॉजिटिव है, उनको हम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, क्वारंटीन क्या है? जो एक्सपोज्ड हैं, उस वायरस से एक्सपोज हुए हैं बट सिक नहीं है, ओके, बीमार नहीं है, हेल्दी है, उनको हम क्वारंटीन पे डालेंगे। ओके, आइसोलेशन जो है हॉस्पिटल्स में होता है या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में होता है, बट क्वारंटीन जो है घर पे किया जा सकता है। ओके,
और क्या पूछा जा सकता है, आइसोलेशन जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन है, डिजीज हो चुकी है, अब हम पेशेंट को सेपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन है, बट क्वारंटीन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। ओके तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वारंटीन इज फॉर हेल्दी पीपल हु आर कॉन्टेक्टेड टू इन्फेक्टेड पीपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड इज यूज फॉर इमरजेंट केसेस इन ट्रायल सिस्टम में हम क्या करते हैं, कलर कोडिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ केसेस। ठीक है, फर्स्ट होता है रेड, सेकंड येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। रेड में हम डालते हैं इमरजेंट एंड इमीडिएट पेशेंट को, जिनको इमीडिएट केयर चाहिए, मतलब कि 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर उनको केयर देनी पड़ेगी। सेकंड है येलो, ये प्रायोरिटी नंबर 2 पे आते हैं, इनमें होते हैं अर्जेंट, सीरियस पेशेंट हैं बट स्टेबल हैं। ठीक है, ये पेशेंट जो है 30 मिनट्स तक वेट कर सकते हैं। थर्ड होता है ग्रीन, प्रायोरिटी नंबर 3 पे डालेंगे, नॉन अर्जेंट है या इनको माइनर बोलते हैं। ये क्या होता है, वॉकिंग वुंडेड विद माइनर इंजरीज कैन वेट आवर्स। ठीक है, इसमें क्या है, पेशेंट जो है वॉक कर रहा है इजीली, ठीक है, वुंडेड है, वुंड्स हैं, घाव है, चोट है, बट माइनर इंजरीज हैं वो। ठीक है, और ऐसा पेशेंट जो है आवर्स के लिए वेट कर सकता है। एंड लास्ट इज ब्लैक, ब्लैक में कौन होंगे, एक्सपेक्टेंट और डेड, मतलब जिनको बचाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसमें जो है ब्लैक आएंगे। तो हमारे कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इमरजेंट केसेस कहाँ डाले जाएंगे, वो डालेंगे रेड में। ओके नेक्स्ट इज a 6-year-old baby is kept NPO before 4 hours of endoscopy procedure. Which of the following fluid would be prescribed for the baby? 6 साल का बच्चा है, 4 घंटे के बाद में जो है उसकी एंडोस्कोपी होनी है, एनपीओ पे है, तो ऐसे इस टाइम पे आप कौन सा फ्लूइड चलाओगे? तो इन केसेस में, बच्चों वाले केसेस में वी विल प्रेफर आइसोलाइट पी। ओके ये जो है बैलेंस्ड पीडियाट्रिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, जिसमें डेक्सट्रोज भी होगा, सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी एंड क्लोराइड भी। ठीक है, इससे क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होगा बच्चे को और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ कैथेटर्स हैव डायमीटर इन फ्रेंच। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंच यूनिट? सारे जो कैथेटर्स होते हैं उनका डायमीटर फ्रेंच में हम जो है मेजर करते हैं। तो फ्रेंच का मतलब क्या होता है? फ्रेंच का मतलब होता है डायमीटर ऑफ कैथेटर। ठीक है, डायमीटर कितना है कैथेटर का, ये वाला डायमीटर जो है, ये वाला जो डायमीटर है इसको हम मेजर करते हैं फ्रेंच में। ठीक है, बट अब ये आउटर डायमीटर होता है या इनर डायमीटर? तो ये होता है आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर। ओके एंड लार्जर फ्रेंच मींस लार्जर कैथेटर। इसका वो गेज वाला हिसाब नहीं है जो कैनुला में होता है कि जितना बड़ा गेज है उतना छोटा कैनुला, वो वाले हिसाब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जितना बड़ा फ्रेंच है उतना बड़ा कैथेटर माना जाएगा। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑफ आईयूडी इंजर्शन। आप आईयूडी इंजर्शन करना चाह रहे हो तो कौन से केस में आप नहीं करोगे? इस आईयूडी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगर पेशेंट में वेजाइनल ब्लीड है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो आप कभी भी आईयूडी नहीं डालोगे। फाइन। और क्या हो सकता है? करंट पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, सर्वाइकल या यूट्राइन कैंसर है या प्रेगनेंसी है, इन केसेस में हम आईयूडी नहीं डालेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज पेशेंट का ब्लड प्रेशर ये है, पल्स प्रेशर निकाल दो। ये तो सिंपल है। पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर में से डायस्टोलिक प्रेशर माइनस कर देंगे। सिस्टोलिक कितना है? 152, डायस्टोलिक है 86, इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 66। ओके ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया था जिसमें कर्व्ड हार्ट शेप सर्जिकल रिट्रैक्टर था। ओके तो ये कौन सा रिट्रैक्टर है? दिस इज हैरिंगटन रिट्रैक्टर। इसको स्वीट हार्ट रिट्रैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि जो इसका कर्व है वो जो है हार्ट शेप है। ठीक है, ये यूज होता है एब्डोमिनल सर्जरीज में ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करने के लिए, ताकि सर्जिकल फील्ड अच्छे से दिखता रहे। तो अपना आंसर हो जाएगा हैरिंगटन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाय स्क्रबिंग नर्स टू सर्जिकल साइट बिफोर सर्जरी। सर्जिकल साइट को स्क्रब करने के लिए कौन सी फोर्सेप्स यूज की जाती है? दैट इज रैम्फे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज केप्ट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट इन रेफ्रिजरेटर। फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन रखेंगे? तो दैट इज मीजल्स को जो है -20 डिग्री पे हम रखते हैं। ओके टीटी जो है हम, टेटनस जो है हम 2 से 8 डिग्री पे रखेंगे, डीपीटी को भी 2 से 8 पे एंड हेपेटाइटिस को भी। ओके तो मीजल्स को हम -20 पे रखते हैं और ओपीवी को भी हम -20 कह सकते हो, -10 पे रखते हैं ओपीवी को। ठीक है, ये दोनों जो हैं
हीट सेंसिटिव वैक्सीन हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड। एमिनोरिया कौन सी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है? एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल किन कंडीशंस में देखने को मिलेगी? फर्स्ट है प्रोलैक्टिनेमिया, जब प्रोलैक्टिन जो है एलिवेट हो जाता है ब्लड में, उस केसेस में एन ओवुलेशन और एमिनोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड इज एंटीसाइकोटिक्स, जैसे कि हेलोपेरिडोल या रिस्पेरिडोन, इसकी वजह से डोपामीन ब्लॉक हो जाता है और प्रोलैक्टिन जो है एलिवेट हो जाता है, ठीक है, और फिर एमिनोरिया देखने को मिलेगा। थर्ड इज एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है? सीवियर वेट लॉस होता है, इसकी वजह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरीज एक्सेस जो है डिसफंक्शन हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा और फंक्शनल एमिनोरिया देखने को मिलेगा। तो इधर अपना ऑप्शन रह गया डी, ओबेसिटी। ये रीजन है इसके साथ में एमिनोरिया नहीं देखा जाता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन 8 weeks pregnant women with HbA1c level is 7% is admitted to the hospital. What would be the priority based intervention? एक 8 weeks प्रेग्नेंट वुमेन आई है हमारे पास में, HbA1c उसका आ रहा है 7। देखो मोर देन 6.5% शो करता है डायबिटीज मेलाइटस को, ठीक है। HbA1c जो है लास्ट 3 months का ब्लड ग्लूकोज है, ये करंट का ग्लूकोज नहीं है, ये पिछले 3 महीने का है। ओके, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि ये पिछले 3 महीने का है तो वी हैव टू चेक करंट शुगर प्रोफाइल, करंट ग्लूकोज प्रोफाइल की अभी कितना है। ओके, बिना ग्लूकोज चेक किए हम कोई मेडिसिन नहीं देने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल असेस कि अभी करंट में शुगर कितना है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो है HbA1c 7%, ये प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज मेलाइटस को दिखा रहा है, ये जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो मदर है जेस्टेशनल डायबिटिक है, ये जेस्टेशनल डायबिटिक नहीं है, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटिक जो है 24 से 28 वीक्स पे जो है डायग्नोस की जाएगी, ठीक है। बट अगर उससे पहले हमें जो है HbA1c बढ़ा हुआ मिल रहा है या शुगर जो है नॉर्मल ग्लूकोज जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो वो हम प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज मेलाइटस में डालेंगे कि मदर पहले से ही जो है डायबिटिक थी। ओके, सेकंड क्या है ऑप्शन अपना? इमीडिएट इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। विदाउट चेकिंग हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करने वाले हैं, तो ये रॉन्ग है। थर्ड इज इमीडिएटली GTT टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अगर HbA1c बढ़ा हुआ है तो देयर आर हाई चांसेस कि GTT भी इंक्रीज ही आएगा। और GTT जो है 24 वीक्स पे हम करते हैं, वो भी एसिम्प्टोमेटिक विमेन के लिए, ठीक है। जो ऑलरेडी सिम्प्टोमेटिक है उनके लिए GTT नहीं किया जाता है, फाइन। एंड लास्ट इज GTT टेस्ट एट 24 वीक्स। वही सेम रीजन, वैसे तो GTT करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी अगर मदर डायबिटिक है तो। सेकेंड थिंग इज ये 24 वीक्स की बात कर रहा है, पर अभी तो हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। 8 वीक्स प्रेग्नेंट है, इसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते हैं मदर को, तो इसीलिए हम अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी हम जो है ग्लूकोज चेक करेंगे, फाइन। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। कौन सी डिजीज कंडीशन में लाइव वैक्सीन हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे? तो ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया में लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी क्या करती है? सीवियर इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है। ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स को कीमोथेरेपी चलती है, जिसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ में ना तो हम लाइव वैक्सीन देंगे, ना हम उनको रॉ वेजिटेबल्स खाने को देंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो है इल है या कोई इन्फेक्शन है पर किसी थर्ड पर्सन को, तो उसके पास नहीं आने देंगे उस पेशेंट के, ठीक है। तो ऐसे वाले पेशेंट्स को हम बिल्कुल आइसोलेट करके रखेंगे, अलग रखेंगे इन्फेक्शन से। ओके, तो इधर अपना आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया। इसके बाद में पता होना चाहिए लाइव वैक्सीन कौन सी होती है, ये सारी लाइव वैक्सीन है, तो ये कोई भी वैक्सीन हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। एंड लास्ट इज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन, लाइक ये सब आर सेफ, ठीक है। जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, वो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर रिमूवल ऑफ NG ट्यूब इट कैन बी डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग, ठीक है। NG ट्यूब आपने रिमूव कर दी है पेशेंट से, कौन से बैग में डिस्कार्ड करोगे? रेड, येलो, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। तो रेड में हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। रेड में क्या डिस्कार्ड करते हैं? कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल नॉन शार्प प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। मतलब कि कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट जो है रेड में जाएगा। कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट
रेड में जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज विच नंबर ऑफ द कैथेटर इज यूज्ड इन यंग फीमेल क्लाइंट में कौन सा नंबर यूज करोगे कैथेटर का, तो हम यूज करेंगे 12 से 14। ओके, और अगर मेल होगा, अडल्ट मेल है, तो उसमें हम डालेंगे 14 से 16। पीडियाट्रिक पेशेंट है तो 6 to 10 डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन मेनिया एक्सेप्ट, मेनिया में कौन सी 3 ड्रग्स यूज होती हैं एक्सेप्ट एक यूज नहीं होगी, तो दैट इज सर्ट्रेलिन। क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है। ओके, सर्ट्रेलिन एक SSRI है जो एंटी डिप्रेसेंट है, तो ये मेनिया में यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज मेनिया जो है और ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो सकता है या वर्सन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपना लिथियम, ये तो फर्स्ट लाइन ड्रग है, मूड स्टेबलाइजर है, मेनिया में यूज होता है। हेलोपेरिडोल क्या है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, अक्यूट एजिटेशन में, एग्रेशन में और साइकोसिस में यूज होता है मेनिया वाले पेशेंट्स में। एंड कार्बामेज़ेपिन क्या है? एंटी कन्वर्जेंट है एंड मूड स्टेबलाइजर भी है, तो ये भी जो है रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज होगा। नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्राइकोटिलोमेनिया में कौन सी साइट सबसे कॉमन मिलेगी? ठीक है, ट्राइकोटिलोमेनिया एक साइकेट्रिक टर्म है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है बार बार हेयर पुल करता रहेगा, अपने ही हेयर पुल करता रहेगा। ये एक OCD का फॉर्म है, जो हमारा OCD में होते हैं। कुछ लोग हैंड वॉश करते रहते हैं, कुछ लोग डोर को चेक करते रहेंगे कि मैंने लॉक किया है नहीं किया है, ये सब OCDs होते हैं। ठीक है, तो ट्राइकोटिलोमेनिया भी काइंड ऑफ OCD है, इम्पल्स कंट्रोल की वजह से होता है, और इंसान जो है इसमें अपना हेयर पुल करता रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ का हेयर पुल करेगा, तो ये स्कैल्प हेयर पुल करता है। ओके, इसके बाद में अदर साइट्स कौन सी हो सकती हैं? आईब्रोज, आई लैशेज, बियर्ड, प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर। बाकी हेयर्स भी पुल कर सकता है बट वो लेस फ्रीक्वेंट है। सबसे मोस्ट कॉमन जो है स्कैल्प हेयर होगा। नेक्स्ट इज विच इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर इन फर्स्ट 24 आवर्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है फ्रैक्चर का? ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है फैट एम्बोलिज्म। ये मोस्टली देखा जाता है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स में। ठीक है, तो जब भी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है 12 से 72 आवर्स के अंदर अंदर फैट एम्बोलिज्म देखा जा सकता है। इसको हम अर्ली कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। ओके, इसका सिम्टम क्या दिखता है? हमें दिखेगा ट्राइड दिखेगा, किस किस चीज़ का? डिज्निया होगा, पेटिशियल रैश होगा, प्लस कन्फ्यूजन। ओके, हाईएस्ट रिस्क रहता है फीमर एंड पेल्विक फ्रैक्चर्स में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया। नियोनेटल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इंडिया में? तो नियोनेट्स कौन होते हैं? जो 0 से 28 डेज के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं नियोनेट्स। तो इनमें मोस्ट कॉमन डेथ का रीज़न रहता है प्री मैच्योरिटी। ठीक है, जो नियोनेट्स प्री मैच्योर जो है बोर्न होते हैं उनका मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? RDS, IVH, NEC, हाइपोथर्मिया, नियोनेटल सेप्सिस एंड फीडिंग डिफिकल्टीज। और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या किया जा सकता है? KMC जो है बहुत हेल्पफुल होता है नियोनेट्स में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर ऑफ GCS स्केल। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? सबको पता है 15। ठीक है, और मिनिमम कितना होता है? 3। अगर मिनिमम पूछ ले तो 3 लगाना है, 0 नहीं होता है, 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 17-year female primary gravida comes to the hospital who take iron tablets sporadically, but she says I took a very iron rich diet at home. What should nurse officer suggest to her take along with? ठीक है, 17 years की प्राइमरी ग्रेविडा जो है पेशेंट हॉस्पिटल आई है, वो जो है आयरन टैबलेट्स कभी कभी लेती है। ठीक है, रेगुलर नहीं लेती है, बट उसने क्या बोला कि मैं आयरन रिच डाइट लेती हूँ घर पे, तो नर्स जो है क्या उसको सजेस्ट करेगी? ठीक है, तो ऐसे में आप सजेस्ट करोगे फॉलिक एसिड। ओके, फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है NTD को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, एंड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा C। ओके, नेक्स्ट इज बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ परक्यूटेनियस नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस अकर्स ऑन विच साइट। NTG का जो आप पैच लगाते हो वो कहाँ लगाना है? ठीक है, नियर हार्ट एरिया, ऑन मस्कुलर एरिया, बोनी प्रोमिनेंस पे या नॉन हेयर एरिया पे। ठीक है, तो NTG पैचेस हम हमेशा नॉन हेयरी एरिया पे लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है नियर हार्ट एरिया। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको नियर हार्ट लगा रहे हो या अवे फ्रॉम द हार्ट लगा रहे हो। ठीक है, हाँ, डिस्टल एरिया पे आप बिल्कुल नहीं लगाओगे, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ पे नहीं लगाओगे, बट आप इसको अपर चेस्ट पे लगा सकते हो, आर्म पे लगा सकते हो, अपर आर्म पे, शोल्डर पे, एब्डोमेन पे, बस
एरिया जो है नॉन हेयरी होना चाहिए। ओके, मस्कुलर एरिया पे नहीं लगाएंगे और बोनी प्रोमिनेंसेस पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि इधर जो है बोनी प्रोमिनेंसेस पे पुअर ब्लड सप्लाई है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, साइड्स को जो है हम हमेशा रोटेट करते रहेंगे, सेम जगह पैच नहीं लगाएंगे और पैच को कभी भी कट नहीं करेंगे टू एडजस्ट डोज। फाइन। नेक्स्ट इज विच इज द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का फास्टेस्ट रूट क्या है? ऑब्वियसली आईवी जो है फास्टेस्ट है, 100% बायो अवेलेबिलिटी हो जाती है ड्रग की, तो जल्दी से जो है ये वर्क करेगा। सेकंड जो होता है सबलिंगुअल जो है सेकंड फास्टेस्ट रूट है। बाकी स्लोएस्ट सबसे क्या है? ओरल रूट जो है स्लोएस्ट है। नेक्स्ट इज नेजल कोविड वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय। नेजल कोविड वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? दैट वाज भारत बायोटेक। ओके, नेक्स्ट इज एंडोस्कोप स्टेरिलाइज्ड बाय। ये हमने पढ़ लिया था, ग्लूटरेल्डिहाइड में जो है स्टेरिलाइज करते हैं और ये होगा 2% का कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट इज what is the best position of the patient after lumbar puncture to prevent CSF leakage? ये हमने पढ़ लिया है, सुपाइन पोजीशन देते हैं विदाउट पिलो। नेक्स्ट, वन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हैविंग अ सर्जिकल ड्रेन, क्लीनिंग डायरेक्शन ऑफ द ड्रेन साइड शुड। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, सर्जिकल ड्रेन डला हुआ है, आप कैसे क्लीन करोगे? इनर टू आउटर जाओगे या आउटर टू इनर जाओगे? ठीक है, तो ये हम करेंगे इनर टू आउटर इन सर्कुलर डायरेक्शन, मतलब लेस कंटामिनेटेड एरिया टू मोर कंटामिनेटेड एरिया। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन वाज प्लास्टिक बैंड इन इंडिया? प्लास्टिक कब बैन हुआ था? ये था ऑप्शन ए 1 जुलाई 2022। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू न्यू BMW गाइडलाइंस प्लेसेंटा शुड डिस्कार्ड इन विच कलर ऑफ बैग? प्लेसेंटा जो है एक ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, तो हम इसको येलो में डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोज ऑफ लेवोनोरजेस्ट्रल इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में हम लेवोनोरजेस्ट्रल लेते हैं, इसकी डोज कितनी होती है? तो ये होती है 1.5 mg एज सिंगल डोज एंड इट शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल। ओके, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव डोज क्या है इसकी? 0.75, इसी को हाफ कर दिया है विद 2 टाइम्स। ठीक है, 12 आवर्स में एक डोज एंड बाकी 12 आवर्स में एक डोज। इट शुड बी टेकन विद इन 72 आवर्स, मतलब 3 डेज के अंदर आपको लेनी है। ये मैकेनिज्म क्या है इसका? इट डिलेज और इनहिबिट्स ओवुलेशन बट इट डज नॉट टर्मिनेट एन एस्टैब्लिश्ड प्रेगनेंसी। अगर फीमेल ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उसको जो है टर्मिनेट नहीं करेगी, बट होने वाली प्रेगनेंसी को ये जो है रोक देगी। ओके, और एफिकेसी जो है डिक्रीज होती रहती है जितना आप लेट टैबलेट लोगे, जितना डिले करोगे उतनी ही एफिशिएंसी कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज विच इज इमेज शोन यूरिनरी कैथेटर एंड इन्फ्लेटेबल बलून नियर द टिप। एक यूरिनरी कैथेटर दिखाया था और इन्फ्लेटेबल बलून था उसकी टिप पे, तो ये पूछा गया था कौन सा डायग्राम है? इट इज फॉलीज कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट एडमिटेड इन ICU, मॉर्निंग ब्लड रिपोर्ट पोटेशियम जो है 6.5 आया है। ECG क्या फाइंडिंग दिखेगी? ECG में क्या फाइंडिंग दिखेगी? हमारे पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो टॉल P वेव दिखेगी। ठीक है, इसको याद कर लेना, इतना ज़्यादा पूछा जाता है। हाइपरकैलेमिया में क्या दिखेगा, हाइपोकैलेमिया में क्या दिखेगा। दूसरा आप याद रखना कैल्शियम का, ठीक है, हाइपोकैल्शीमिया एंड हाइपरकैल्शीमिया। ओके, याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैग्नीशियम वगैरह भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम प्लस कैल्शियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2-year-old बेबी हैज़ वेट 9 kg, हाउ मच फ्लूइड वुड गिव टू द बेबी? 2 साल का बच्चा है, वेट जो है 9 kg है, कितना फ्लूइड दोगे? ठीक है, तो हॉलिडे सीगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 4-to-1 रूल होता है। मतलब अगर बच्चा 10 kg के अंडर है, ठीक है, तो उसको देंगे 4 ml पर kg पर आवर के अकॉर्डिंग। तो मतलब हम यहाँ पे देंगे 4 ml पर kg पर आवर के अकॉर्डिंग। कितना बनेगा? 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36 ml पर आवर। ठीक है, तो 36 ml पर आवर के अकॉर्डिंग जो है हम फ्लूइड चलाएंगे। फाइन, बट अगर बच्चा होता 14 kg का, ओके, 14 kg को कैसे देते? अब लगाओ अपना 4-to-1 रूल। शुरू के 10 kg को तो हम 4 के अकॉर्डिंग देंगे, 10 × 4 = 40। बाकी का जो अब 4 किलो एक्स्ट्रा बच गया उसको हम देंगे 2 के अकॉर्डिंग, 4 2 जा 8, मतलब 48 ml पर आवर। ओके, नेक्स्ट इज अ पेशेंट रिसीविंग
anticoagulant heparin in post-operative ward. Which one of the following medicines should available as antidote of heparin toxicity? heparin चल रहा है पेशेंट को, तो कौन सा एंटीडोट आप उसके साथ रखोगे? तो दैट इज प्रोटामिन सल्फेट. ठीक है. नेक्स्ट इज अ गर्ल रिपोर्ट्स दैट शी हर्ड द साउंड ऑफ गन फायर बट इन रियलिटी हर neighbor was operating a grass cutting machine. The scenario is the best example of which psychological phenomena? पेशेंट क्या बोल रहा है, गर्ल क्या बोल रही है कि गन फायर की आवाज आ रही है, बट रियलिटी में नेबर जो है ग्रास कटिंग मशीन चला रहा है. फाइन. तो ये कौन सा फिनोमिना है? इट इज इल्यूजन. इसमें क्या है? रियल स्टिमुलस प्रेजेंट है. अगर रियल स्टिमुलस प्रेजेंट हो और फिर आपका परसेप्शन में गलती आए तो दैट इज इल्यूजन. बट अगर रियल स्टिमुलस एब्सेंट है और फिर आप गलत परसीव कर रहे हो तो दैट इज हेलुसिनेशन. ओके. दोनों जो है परसेप्शन का डिसऑर्डर है, बट इल्यूजन में प्रेजेंट होगा स्टिमुलस और हेलुसिनेशन में एब्सेंट होगा. नेक्स्ट इज a client after automobile accident brought to the emergency department. His blood pressure is 100/80 and heart rate 52 per minute. Warm and dry skin. Patient may suffer from. ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट का, इमरजेंसी लाए उसको, उसका ब्लड प्रेशर ये है 100/80 है, हार्ट रेट जो है कम है, ब्रेडिकार्डिया में है पेशेंट, 52 है, वार्म एंड ड्राई स्किन है. पेशेंट को क्या हुआ है? इट इज न्यूरोजेनिक शॉक. कैसे पता चला हमें? पहली चीज हाइपोटेंशन, दूसरी चीज जो उसका कार्डिनल साइन है दैट इज ब्रेडिकार्डिया. ठीक है. ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन न्यूरोजेनिक शॉक. ओके. एंड थर्ड इज वार्म एंड ड्राई स्किन. ओके. ये जो है न्यूरोजेनिक शॉक में देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर सर्जरी एब्डोमिनल बाइंडर में अप्लाई टू प्रिवेंट. सर्जरी के बाद में एब्डोमिनल बाइंडर क्यों लगाया जाता है? कोई एब्डोमिन की सर्जरी हुई है, क्यों लगाया है बाइंडर? ये इसलिए लगाते हैं कि वुंड का डेहिसेंस ना हो जाए. ठीक है. वुंड जो है प्रोटेक्टेड रहे. जब पेशेंट कफ करेगा, ठीक है, या फिर स्नीज कर रहा है, उस टाइम पे जो है ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ने नहीं देगी. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंट एब्डोमिनल वॉल डेहिसेंस. नेक्स्ट इज इंक्यूबेशन पीरियड इज मेजर्ड बाय विच सेंट्रल टेंडेंसी. कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी से जो है इंक्यूबेशन पीरियड मेजर करोगे? तो ये होता है मीडियन. ठीक है. देखो मीडियन कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए. 3 चीजें होती है, मीन, मोड एंड मीडियन. ओके. मीन होता है जितने भी नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 8, 5, 4, 6, 2 ये नंबर है, इन सब का ऐड करेंगे. बाय में कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड बाय में ऊपर की साइड जो है इसका प्लस करके लिख देंगे. ठीक है. ये अपना आ गया मीन, इन सारे नंबर्स का एवरेज. ओके. मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. ठीक है. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ओके. अब इनका मोड क्या है? मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आया. 1 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 आ रहा है 3 बार, तो हमारा मोड हो गया 1. ठीक है. तीसरी चीज होती है मीडियन. मीडियन कैसे निकालते हैं? हम जो है इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज हटाएंगे साइड से. जैसे कि ये हटा दिया, 1 हटा दो, यहाँ से 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 2 हटा दो. अब बीच में हमारे पास 1 बच गया, ये हमारा मीडियन हो जाएगा. ओके. तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू रॉबसन 10 ग्रुप क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर सिजेरियन सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ग्रुप 5. तो रॉबसन ने क्या है, ग्रुप 5 में कौन सी फीमेल्स को डाला हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा सिजेरियन सेक्शन देखने को मिलते हैं? तो दैट इज मल्टीपैरस विमेन, सिंगलटन सेफेलिक प्रेगनेंसी, मोर देन 37 वीक्स एंड प्रीवियस LSCS. ये जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है ओवरऑल सिजेरियन सेक्शन रेट में. ठीक है. तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा डी. ये अपना ग्रुप ए है एंड दिस इज ग्रुप बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होता है? तो दैट इज 80 to 110. ओके. कहीं कहीं पे ये 70 से 100 भी दिया होता है. ओके. बट 80 to 110 इज ऑल्सो ओके, बाकी ऑप्शंस को देखते हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्प्रेइंग कैरोसिन ऑन स्टेगनेंट वाटर शेल किल एनोफिलीज बाय. जो स्टेगनेंट वाटर है उस पर हम क्या है कैरोसिन को स्प्रे कर देते हैं और उससे क्या है एनोफिलीज जो है डेथ हो जाती है, एनोफिलीज जो है किल हो जाती हैं. तो कैरोसिन जो है किस तरीके से जो है एनोफिलीज को किल कर रहा है. ओके. तो ये क्या करता है, ये जो एनोफिलीज की ब्रीदिंग ओपनिंग्स हैं, स्पाइरेकल्स हैं, उसको ब्लॉक कर देता है. इसकी वजह से एनोफिलीज क्या करेंगी, वाटर सरफेस पे आएंगी टू ब्रीद करने के लिए थ्रू स्पाइरेकल्स. बट
जो ऑयल बन गया है, वाटर के ऊपर जो ऑयल है, उसकी वजह से उनका एयर से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा और सफोकेशन से डेथ हो जाएगी। ओके, तो ये जो है मैकेनिज्म है एनोफिलीज एंड केरोसिन ऑयल का। सो ऑप्शन रहेगा बी, एंट्री इनटू एंड ब्लॉकिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्पाइरेकल्स को जो है ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए एनोफिलीज किल हो जाएंगी। और क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, जो पायरेथम स्प्रे होता है वो अडल्ट मॉस्किटोज को मारता है, बट केरोसिन जो है लार्वा स्टेज को मारेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्सिंग ऑफिसर इज टेकिंग एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इन अ पेशेंट एंड आस्क डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज। व्हाट पैरामीटर इज चेकिंग बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। एमएससी कंडक्ट कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर और पेशेंट से पूछा एप्पल और ऑरेंज में डिफरेंस। ओके, तो कौन सा पैरामीटर चेक हो रहा है। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, दो रिलेटेड चीज दी जाएंगी, जैसे एप्पल है ऑरेंज है, ऑलमोस्ट सेम से दिखते हैं। ओके, तो इन दोनों की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। क्या इन दोनों में डिफरेंस सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ पेनलेस ब्राइट कलर वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 24 वीक्स सजेस्ट टू। 24 वीक्स के बाद में अगर पेनलेस ब्राइट कलर की वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये क्या सजेस्ट कर रही है, दिस इज प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, 24 वीक्स के बाद में अगर पेनलेस ब्राइट रेड ब्लड अगर आपको दिख रहा है, दिस इज हॉलमार्क प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। फाइन, बट अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा होगा तो वो पेनफुल भी होगा, डार्क एंड कंसील्ड ब्लीडिंग भी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in an ice-lined refrigerator ILR, which of the following vaccines should be stored at the bottom of the basket। ILR जो है रेफ्रिजरेटर है, कौन सी वैक्सीन आप बॉटम में रखोगे। ठीक है, बॉटम मतलब कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेस। फाइन, तो बॉटम में हम रखेंगे हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स जैसे कि BCG, OPV, मीजल्स, MR, MMR, ये सब जो है हम ऑप्शन सी जो है बॉटम में रखेंगे। ओके, टॉप पे रखेंगे हम फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स जिनको कम कोल्ड एरिया चाहिए, जैसे कि DPT, TT, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, PCV एंड IPV। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ गेटवे टू सब्सटेंस अब्यूज। फॉलोइंग में से कौन से जो है गेटवे हैं टू सब्सटेंस अब्यूज, मतलब कि गेटवे ड्रग्स वो होते हैं जो डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं और पेशेंट जो है धीरे हार्डर ड्रग की तरफ जाएगा। ठीक है, इसमें आता है स्मोकिंग, अल्कोहल, कैनबिस। ठीक है, तो ये जो है हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस है हुज यूज ओपन्स डोर्स टू एक्सपेरिमेंट विद हार्डर ड्रग्स। ठीक है, पेशेंट जो है इधर से स्टार्ट करेगा और हार्डर ड्रग्स की तरफ जाएगा। तो स्मोकिंग, अल्कोहल एंड कैनबिस तीनों ही गेटवे टू सब्सटेंस अब्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन अ पेशेंट विद रूमेटिक फीवर है पेशेंट को। कौन से ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि पेशेंट इज इम्प्रूविंग, पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो जब भी ESR हमारा राइस होता है इसका मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा है बॉडी में। ठीक है, ESR जो है हमारे इन्फ्लेमेशन को दिखाता है बॉडी के अंदर, बट अभी अपने ऑप्शन में दिया गया डिक्रीज्ड ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कम हो गया है, मतलब इन्फेक्शन कम हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज आवर राइट आंसर। अपना फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड न्यूक्लियर एंटीबॉडी, इट इज रिलेटेड टू SLE नॉट रूमेटिक फीवर। ओके, सेकंड इज इंक्रीज्ड C रिएक्टिव प्रोटीन जो है एक्टिव डिजीज को शो करता है, तो ये तो एक बुरा साइन है, बैड साइन है। एंड थर्ड इज WBC इज 11,000 जो है ज़्यादा है, हायर साइड में है WBC, तो ये भी इन्फेक्शन को शो कर रहा है। बट ओनली ऑप्शन जो इन्फेक्शन को कम दिखा रहा है दैट इज फोर्थ ऑप्शन, डिक्रीज्ड ESR। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परप्यूरियम पीरियड में कंसिडर्ड एज, परप्यूरियम पीरियड कितने टाइम को बोलते हैं, तो इट इज फ्रॉम डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू 6 वीक ऑफ पोस्टमार्टम। 6 वीक्स तक जो है पोस्टमार्टम तक परप्यूरियम जो है कंसिडर होगा। ठीक है, इधर गलती क्या कर सकते हैं बच्चे कि फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे, फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी टू 6 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम। नो, ये नहीं है, ये हम मानते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेबी हैज अंडरगोन सर्जरी फॉर क्लेफ्ट लिप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट मेथड फॉर फीडिंग। क्लेफ्ट लिप की जो है सर्जरी हुई है, तो कौन सा मेथड यूज करोगे फीडिंग के लिए। तो जिन बच्चों की ऐसे सर्जरीज होती हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉटल आती है, दैट इज हेबरमन फीडर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम बॉटल फीड कराएंगे बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टडी कंडक्टेड अमंग 300 पीपल, 100 who were affected by lung cancer and 200 who were smokers not affected by lung cancer. What type of study design is represented here? ठीक है,
तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई है 300 लोगों पे, ठीक है, 300 लोगों को इंक्लूड किया गया है स्टडी में, ठीक है। अब उसमें से 100 जो है 100 को हो रखा है लंग कैंसर, ठीक है, लंग सीए है। सेकंड जो है 200 बाकी के जो है वो स्मोकर्स तो है बट लंग कैंसर नहीं है, लंग कैंसर एब्सेंट, ओके। तो इसमें क्या है, हम जो है कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप्स को, एक में डिजीज प्रेजेंट है एक में नहीं है, ओके। और जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन है, हम पीछे की तरफ स्टडी कर रहे हैं। आज लंग कैंसर मिला है, फिर हम रेट्रोस्पेक्टिव में गए, पास्ट में गए कि इनमें से कौन कौन स्मोकिंग करते थे और कौन नहीं करते थे, ओके। एंड दिस इज नोन एज केस कंट्रोल स्टडी, ओके। अगर कोहार्ट स्टडी होता, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो होता है फॉरवर्ड। अभी हम जैसे पास्ट में गए हैं तो कोहार्ट में क्या है, फॉरवर्ड जाते हैं, हम फ्यूचर में देखेंगे, ओके। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमने दो ग्रुप्स ले लिए, एक स्मोकिंग करता है एंड दूसरा नहीं करता है, तो हम फ्यूचर में देखेंगे कि इनमें से कितने लोगों को लंग कैंसर हुआ और कितने को नहीं हुआ, दैट इज कोहार्ट स्टडी, ओके। केस कंट्रोल में हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं और कोहार्ट में जो है प्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सीओपीडी पेशेंट व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ, मतलब सीओपीडी पेशेंट में मोड ऑफ एक्शन क्या है अमीनोफाइलिन का, ठीक है। तो अमीनोफाइलिन दो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, थियोफाइलिन और इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। ये क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है सीओपीडी एंड अस्थमा वाले पेशेंट्स में, ओके। तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा ब्रोंको डायलेटर्स। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न कैरेक्टराइज्ड बाय डीप फास्टर एंड पीरियड ऑफ एपनिया, इट इज यूजुअली सीन इन। एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, एक बार जो है डेप्थ कम होएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम होएगी, ठीक है, ये एबनॉर्मल है। और फिर पीरियड ऑफ एपनिया है, ठीक है, तो दैट इज कीन स्टॉक रेस्पिरेशन, ओके। ये हमें दिखता है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में, मोस्ट कॉमन जो है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में स्ट्रोक, आईसीपी, इंक्रीज्ड आईसीपी, यूरीमिया, हाई एटीट्यूड एंड मॉर्फिन यूज, ओके। एंड कुस्मोल रेस्पिरेशन क्या होता है, डीप रैपिड रेगुलर ब्रीदिंग जो है रेगुलर है, ये वर्ड याद रखना, रेगुलर वाला। कुस्मोल में डीप और रैपिड ब्रीदिंग है बट है रेगुलर, ओके। और दूसरी चीज, इसमें कोई एपनिया वाला पीरियड भी नहीं है, ठीक है। थर्ड थिंग, बायोट रेस्पिरेशन, बायोट में और कीन स्टॉक में बहुत कंफ्यूजन होती है, दोनों ही इरेगुलर है बट डिफरेंस क्या है, बायोट्स रेस्पिरेशन में एपनिया जो है अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। कीन स्टॉक्स में जो है एपनिया है बट वो प्रिडिक्टेबल है, कुछ टाइम के लिए आ रहा है, बट बायोट्स में जो है अनप्रिडिक्टेबल एपनिया है, ये मिलेगा मेनिंजाइटिस में एंड मेडुलरी लेजन्स में। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन हमें पता है, जब चेस्ट एंड मूवमेंट जो है, चेस्ट एंड एब्डोमेन अपोजिट मूवमेंट में जो है मूव करती हैं, ओके। ये मिलता है हमें फ्लेयल चेस्ट में और डायफ्राम पैरालिसिस में। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन एग, ये हमने किया था, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, दैट इज विटामिन सी। नेक्स्ट इज इन अ फीमेल पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कैन रिमूव ड्यूरिंग ए मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी, किसी फीमेल में जो है मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी हुई है तो आप क्या क्या रिमूव करोगे, इसमें जो है आप तीनों चीज रिमूव करोगे, पूरा ब्रेस्ट टिश्यू, सेकंड जो है निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स, थर्ड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये तीनों ही आप जो है इसको रिमूव कर दोगे। तो एरियोला भी जाएगा, निप्पल भी जाएगा, ब्रेस्ट टिश्यू भी जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज इन शॉक, विच पैरामीटर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू असेस डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू परफ्यूजन, पेशेंट जो है शॉक में है, कौन सा जो है पैरामीटर आप यूज करोगे पता लगाने के लिए कि टिश्यू परफ्यूजन एडिक्वेट है या नहीं है, इसमें हम मैप यूज करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक बीपी नहीं देखेंगे, डायस्टोलिक नहीं देखेंगे, इसमें हम मीन आर्टीरियल प्रेशर यूज करेंगे, ये बेस्ट इंडिकेटर होता है ऑर्गन टिश्यू परफ्यूजन का। कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए हमें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंटू 2/3, ये जो है इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल मूवमेंट कॉल्ड, किसी भी कोई प्लेजरेबल मूवमेंट है और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, दैट इज नोन एज एनीडोनिया, ठीक है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज और लॉस ऑफ प्लेजर इन एक्टिविटीज जो है इसको हम बोलेंगे एनीडोनिया। ये सब जो है इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये सबको पता है। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट शुड बी डन फ्रॉम, सीएस के लिए, कल्चर के लिए आपको सैंपल लेना है तो कौन सा यूरिन आप लोगे, फर्स्ट स्ट्रीम लोगे, एनी टाइम ले लोगे, लास्ट स्ट्रीम लोगे या मिड स्ट्रीम लोगे, तो हम जो है मिड स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रीम से जो है क्लीन हो जाएगा, पूरा जो है
अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होगा वो निकल जाएगा, और सही जो है हमें वैल्यूज तभी मिलेगी जब हम मिड स्ट्रीम यूरिन लेंगे। ओके, ये जो है स्टेराइल माना जाएगा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद कंप्लेंट ऑफ पेल्विक फ्रैक्चर, द एक्सट्रीमिटी इज इमोबिलाइज्ड विद थोमस स्प्लिंट एंड पेशेंट केप्ट ऑन बेड रेस्ट 2। पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पेल्विक फ्रैक्चर हो रखा है, अब एक्सट्रीमिटी को थोमस स्प्लिंट लगा के इमोबिलाइज कर दिया है और पेशेंट को बेड रेस्ट दे दिया है। क्यों किया है ये सब? ठीक है, ये किया है टू प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड फीमर। ओके, तो जो थोमस स्प्लिंट हम लगाते हैं इसका प्राइमरी पर्पस रहता है इमोबिलाइज करना लिम्ब को और एक्सटर्नल रोटेशन प्रिवेंट करना फ्रैक्चर्ड फीमर की। इससे क्या होगा, लिम्ब का अलाइनमेंट रहेगा और जो है पेन नहीं होगा, प्लस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स का और ज़्यादा। फाइन। इधर से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्या ये फैट एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करता है? तो नो, इट डज नॉट डायरेक्टली प्रिवेंट फैट एम्बोलिज्म। ओके, उसके लिए हमें अर्ली सर्जरी करनी पड़ेगी, फिक्सेशन करना पड़ेगा, तभी फैट एम्बोलिज्म का रिस्क रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज विच विटामिन सप्लीमेंटेशन गिव्स टू प्रेग्नेंट विमेन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एनटीडी। प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सप्लीमेंटेशन देते हैं? फॉलिक एसिड। ये जो है कॉन्सेप्शन के 1 मंथ पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, 400 माइक्रोग्राम इसकी डोज रहती है और शुरू के 12 वीक तक चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द WHO स्टेप एनाल्जेसिक लेडर स्केल एक्सेप्ट। WHO का एनाल्जेसिक लेडर स्केल है जिसमें स्टेप हैं कि स्टेप 1 पे क्या देंगे, स्टेप 2 पे क्या देंगे, स्टेप 3 पे क्या देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी जो है राइट हैं, एक गलत है। ठीक है, तो स्टेप 1 इज फॉर माइल्ड पेन, स्टेप 2 मॉडरेट पेन, स्टेप 3 जो है सीवियर और परसिस्टेंट पेन। अगर माइल्ड पेन है तो नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक देंगे जैसे पैरासीटामोल, एनसेड्स और एस्पिरिन। अगर मॉडरेट है तो हम देंगे वीक ओपियोइड्स जैसे कि कोडीन है, ट्रेमाडोल है, कंबाइंड विद नॉन ओपियोइड्स। थर्ड स्टेप 3 में क्या देंगे, स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स जैसे कि मॉर्फिन है एंड फेंटानिल या फिर ऑक्सीकोडोन। ओके, तो इधर जो है स्टेप 3 तो राइट दे रखा है, स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स के लिए है। स्टेप 2 वीक ओपियोइड है, ठीक है। स्टेप 1 नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ये भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत दिया गया है कि नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक फॉर सीवियर पेन एंड परसिस्टेंट, दिस इज रॉन्ग, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a doctor ordered a drug dose 75 mg OD, you have 125 mg in 1.2 ml injection available, then how many ml जो है आप पेशेंट को दोगे? फॉर्मूला पुट करो, डिजायर्ड बाय में अवेलेबल डोज, ठीक है, एंड इनटू में वॉल्यूम। डिजायर्ड कितना है 75 mg, अवेलेबल कितना है 125 इनटू वॉल्यूम मतलब 1.2 ml। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डॉक्टर ऑर्डर 3 टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर 2 साल का बच्चा, ठीक है, इंक्लूड्स मीथोट्रिक्सेट 100 mg, हाइड्रोक्सीजीन 50 mg, पैरासीटामोल 150 mg। सारा ड्रग जो है 100 mg अवेलेबल है इन 1 ml इंजेक्शन। तो इसका जो है टोटल रिक्वायर्ड डोज निकालना है। ऑलरेडी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, दोबारा बता देती हूँ। मीथोट्रेक्सेट का डोज निकाल लो, 100 mg 1 ml में है और हमने देना भी 100 mg है, तो मतलब 1 ml तो मीथोट्रेक्सेट हो गया। सेकंड है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हमें देना है 50 mg, बट हमारे पास 100 mg है 1 ml में, तो 0.5 ml हो गया, ठीक है। एंड थर्ड इज पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इज 150 mg हमें देना है, 100 mg है 1 ml में, मतलब ये हो गया 1.5 ml, ठीक है। तो ये कुल मिला के टोटल आ गया 3 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेप्ट। 3 जो है नेगेटिव सिम्टम है, एक नहीं है, वो हमें ढूंढना है। नेगेटिव सिम्टम हमने डिस्कस किए थे, एनिडोनिया, एल हो गया, एवोलिएशन, अफेक्ट मतलब फ्लैट अफेक्ट एंड एसोसिएलिटी, सोशल विड्रॉल। तो इधर अपना आंसर हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, ये नहीं होता है, ठीक है। Next is a patient admitted in the hospital and has taken the food on the first day, but second day denial to eat food and telling that it is poison, I can't eat it. That was best, this best describes as, ठीक है। पेशेंट ने पहले दिन खाना खा लिया, दूसरे दिन क्या बोल रहा है कि इसमें पॉइजन है, मैं नहीं खाऊंगा। तो व्हाट इज दिस? इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है, कि लोग मुझे मारना चाहते हैं। ओके, परसिक्यूटरी बिहेवियर है या पैरानॉइड डिल्यूजन है। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन में हमारे ये सब होते हैं, परसिक्यूटरी, ग्रेंडियोज, रेफरेंशियल, एरेटोमेनिक, सोमैटिक, निहिलिस्टिक। ये पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं यहाँ से, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी मैनेजमेंट इन बर्न पेशेंट में आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा? तो बर्न पेशेंट में सबसे हमारा टॉप प्रायोरिटी पे होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। अभी अभी पेशेंट बर्न हुआ है, सबसे ज़्यादा हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट को प्रायोरिटी देंगे। सेकंड नंबर पे हम प्रायोरिटी देंगे प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, ओके। और बेस्ट इंडिकेटर क्या है एडिक्वेट रिसस्किटेशन का? यूरिन आउटपुट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया व्हेन वाज लॉन्च्ड JSY स्कीम? JSY जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुई थी? इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2005 अंडर NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके, इसमें क्या था, ये ओनली स्कीम है जिसमें कैश इंसेंटिव दिया जाता था टू प्रेग्नेंट वुमेन अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएंगी तो। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट विच इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन? कौन सी है? हीट सेंसिटिव में हमारी आती है OPV, मीजल्स। ओके, तो इधर अपना ऑप्शन हो जाएगा OPV। ये बाकी जो है ये जो है फ्रिज सेंसिटिव वैक्सीन है। ओके, इसलिए हम इसको टॉप पे रखते हैं फ्रिज में। नेक्स्ट इज द नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट, द असेसमेंट ट्रे शुड कंटेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। न्यूली एडमिट क्लाइंट है, अभी एक क्लाइंट आया है हॉस्पिटल में, असेसमेंट ट्रे में आप क्या क्या रखोगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप उसका TPR लोगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, ये सब आप लोगे। ठीक है, तो हमें चाहिए स्टेथ चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए BP के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर चाहिए, बट फंडोस्कोप हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फंडोस्कोप जो है आई का एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, यूज करते हैं, तो फंडोस्कोप इज नॉट नीडेड इन नॉर्मल असेसमेंट ट्रे। ओके, हाँ, बट अगर हमें पूछ ले कि आई का असेसमेंट हो रहा है स्पेशली, तो उस केसेस में हमें फंडोस्कोप चाहिए हो सकता है, बट अगर रूटीन का नॉर्मल फिजिकल असेसमेंट है तो उसमें फंडोस्कोप नहीं चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a patient 500 ml fluid is to be infused in 8 hours via a standard micro drip, ड्रॉप पर मिनट बताना। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया था, उधर मैक्रो ड्रिप पूछा हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे अगर माइक्रो दिया है तो इनटू में 60 करेंगे, मतलब पहले तो ऊपर वॉल्यूम रखेंगे 500 है जो, नीचे टाइम रखेंगे 8 इंटू में 60 क्योंकि मिनट में चेंज करना है, और यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर लिख दिया जो कि रहेगा 60 क्योंकि माइक्रो ड्रिप दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पेशेंट वेयर वुंड हीलिंग इज नॉट प्रोग्रेसिंग, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज? वुंड हीलिंग नहीं हो रही है पेशेंट में, तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है? पॉसिबल कॉज होता है विटामिन C डेफिशिएंसी। इट इज स्पेसिफिकली लिंक्ड टू इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग। ठीक है, तो जो विटामिन C होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इम्पेयर्ड कोलेजन फॉर्मेशन होता है, वुंड डेहिसेंस हो सकता है, पुअर हीलिंग देखने को मिलेगी। फाइन, विटामिन C की डेफिशिएंसी से वुंड हील नहीं होता है। ओके, सेकंड इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी वुंड हील नहीं होता है, बट इन दोनों में से हम प्रायोरिटी देंगे इसको, विटामिन C को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड स्टार्ट इन? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, कितनी टाइम में आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दोगे? इट विल बी 30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट इज, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बिलोंग्स टू? पेनिसिलिन की अगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो कौन सा रिएक्शन है? तो दिस इज टाइप 1 रिएक्शन, इसको बोलते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, ये जो होती है IgE की वजह से होती है। फाइन, तो इसमें क्या मिलेगा हमें? एनाफाइलेक्सिस एंड अर्टिकेरिया। ये जो है विद इन मिनट से 1 आवर तक देखी जा सकती है एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। तो इधर आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट इज, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन फीमेल पेशेंट? स्किज़ोफ्रेनिया का कौन सा कॉज नहीं है? तो हियर आंसर विल बी पॉवर्टी। ठीक है, विंटर और स्प्रिंग बर्थ की वजह से जो है स्किज़ोफ्रेनिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ड्यू टू पॉसिबल सेकेंड ट्राइमेस्टर वायरल एक्सपोजर एंड विटामिन D डेफिशिएंसी। विंटर और स्प्रिंग में क्या होता है, धूप इतनी नहीं निकलेगी, उससे विटामिन D डेफिशिएंसी हो सकती है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में वायरल से एक्सपोजर हो सकता है, इसकी वजह से जो है स्किज़ोफ्रेनिया के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ जाता है, एंड मैटरनल स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से भी इसके चांस बढ़ जाते हैं, पर पोवर्टी इज नॉट अ रीजन। नेक्स्ट इज, ऑल सिम्टम्स अकर इन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक्सेप्ट? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में सारे सिम्टम्स दिखेंगे एक्सेप्ट, इसमें दिखता है हमें ब्रेस्ट टेंडरनेस, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, हेडेक, फटीग एंड एक्ने। ओके, तो हमें जो है वेट लॉस देखने को नहीं मिलेगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। PMS में इमोशनल सिम्टम्स भी दिखेंगे, मूड स्विंग दिखेगा, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड पुअर कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद में दूसरा होता है PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये जो है सीवियर फॉर्म है और इसकी वजह से डेली फंक्शनिंग भी डिसरप्ट हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी, एंड इट इज ट्रीटेड विद SSRI। नेक्स्ट इज, फार्मर्स लंग डिजीज कॉज्ड बाय? फार्मर लंग डिजीज कैसे होती है? तो इट इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ माउल्डी हे स्पोर्स फ्रॉम थर्मोफिलिक एस्टिनोमाइसिटिस फंगाई। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा A। कॉजेटिव एजेंट रहेगा सैकेरोपोलिस्पोरा रेक्टिवर्गुला। ठीक है, ये जो है इसमें कॉजेटिव एजेंट रहेगा। सिम्टम्स में हमें दिखेगा फीवर दिखेगा,
ड्राई कफ, ब्रेथलेसनेस अकरिंग 4 to 8 hours आफ्टर एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन पिरामिड डिस्क्राइब्ड एज। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन। पूरी एंटायर पॉपुलेशन का अगर हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन बना दे शोइंग एज एंड सेक्स, तो इसको जो है हम पॉपुलेशन पिरामिड बोलेंगे। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पे जो है हम जेंडर ले लेंगे, मतलब मेल या फीमेल ले लेंगे, एंड वाई एक्सिस पे हम जो है एज ग्रुप्स लेंगे 5 ईयर के बैंड पे। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज, अ टॉडलर विद हीमोफीलिया इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट। हीमोफीलिया है बच्चे को, टॉडलर को, कौन सा इंटरवेंशन जो है सारे इंटरवेंशन जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो देखो रेक्टल टेम्परेचर तो हम नहीं लेंगे ऐसे बच्चों में क्योंकि हीमोफीलिया है, ऑलरेडी ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है, फाइन। सेकेंड इज शेविंग द क्लाइंट विद एन इलेक्ट्रिकल रेजर। यस, इलेक्ट्रिकल रेजर से हम जो है शेव कर सकते हैं, इट इज़ ओके, तो ये राइट है। थर्ड इज ब्रशिंग एंड फ्लोजिंग द क्लाइंट्स टीथ। ब्रशिंग फ्लोजिंग नहीं करते हैं क्लाइंट टीथ को। दूसरी बात, जो ब्रशिंग है वो भी सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथ ब्रश से करेंगे। एंड लास्ट इज एडमिनिस्टर एस्पिरिन कभी भी नहीं देंगे ऐसे पेशेंट्स में। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट्स प्रोवाइड्स द मेजर सपोर्ट टू यूट्रस एंड सर्विक्स। को मेजर सपोर्ट कौन सा लिगामेंट देता है? तो ये देता है कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है ये यूट्रस एंड सर्विक्स के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज, विच स्केल इज यूज टू मेजर ओसीडी। को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल है? दैट इज NIMH GOCS। ठीक है, ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ग्लोबल OCD स्केल। सिंगल आइटम रेटिंग है फ्रॉम 1 to 15 फॉर OCD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इरेडिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। इरेडिकेशन किसे बोलते हैं? इरेडिकेशन बोलते हैं अगर डिजीज जो है कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए वर्ल्ड वाइड, उसको हम इरेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन जो है एक स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज होता है, ठीक है, बट इरेडिकेशन जो है पूरे वर्ल्ड वाइड यूज होता है। जैसे कि 2014 में पोलियो एलिमिनेट हो गया था इंडिया से, ठीक है, इंडिया में नहीं था 2014 में, तो इसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन। बट 1980 में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया था, पूरा वर्ल्ड वाइड खत्म कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे इरेडिकेट वर्ड यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजरमेंट फॉर डिटरमाइनिंग कार्डियोजेनिक शॉक इज। कार्डियोजेनिक शॉक का सबसे बेस्ट मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंडेक्स है? तो दैट इज कार्डियक इंडेक्स। ये क्या है? मोस्ट इंफॉर्मेटिव पैरामीटर है कार्डियोजेनिक शॉक के लिए। ठीक है, कैसे इंफॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि ये हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी बताता है पर बॉडी सरफेस एरिया। ओके, कैसे निकालते हैं? कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय BSA, बॉडी सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन अ 2-year-old baby's cheek and face looking like reddish around the mouth, image showing erythematosus रैश ऑन चीक्स पे जो है इरिथमेटस रैश दिख रहा था, और क्या था? और रेडिश था माउथ के अराउंड। ये कौन सी कंडीशन है? ठीक है, देखो अब इसको एलिमिनेट करो। जस्ट सपोज आपको ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, तो इम्पेटिको तो नहीं होगा क्योंकि इसमें हनी कलर्ड के क्रस्ट मिलते हैं अराउंड द माउथ, ये तो नहीं है। सेकंड, स्केबीज होता, बरो फॉर्मेशन मिलती, ठीक है, ये भी नहीं है। अब अपने पास बच गया एटोपिक एंड कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, देखो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस जब होता है जब एलर्जन से या जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उससे कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, तब जो है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस देखा जाएगा। दूसरी बात, इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू अराउंड द माउथ। ठीक है, जो अराउंड द माउथ बोला है ना कि रेडिश है अराउंड द माउथ, इधर से हमें पता चल रहा है दैट इज एटोपिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब एक्जिमा में हमें क्या मिलेगा? ड्राई, रेड, इंटेंस, इची, इन्फ्लेम्ड स्किन। ओके, मोस्टली अफेक्ट करती है चीक्स को एंड फेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 2-year-old child receiving 500 ml IV fluid at the rate of 30 ml per hour for the first 2.5 hour, then rate increased 75 ml for 5 hours, then again rate decreased 50 ml to finish the fluid. Calculate the time required to administered 500 ml IV fluid. तो देखो 3 फेजेस में हमने दवाई दी है, मतलब रेट घटाया है कभी बढ़ाया है। फेज 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कितना दे रहे थे? 30 ml पर आवर दे रहे थे 2.5 आवर के लिए। तो इसमें हमने कितना फ्लूइड दे दिया? 30 ml पर आवर देना था और हमने दिया 2.5 आवर के लिए, मतलब 30 इंटू में 2.5 इज इक्वल टू 75 ml जो है हमने इधर दे दिया।
सेकंड जो है, फिर हमने रेट जो है बढ़ा दिया था 75 ml के हिसाब से दिया 5 आवर्स तक, तो ये हो जाएगा 375 ml। ठीक है, अब थर्ड कितना दिया है, 50 ml पर आवर के हिसाब से दिया है टू फिनिश द फ्लूइड, जो बचा हुआ फ्लूइड है उसको फिनिश करने के लिए। ठीक है, तो देखो आपने 75 ml पहले दे दिया, 375 पहले दे दिया, मतलब 375 प्लस 75 इज इक्वल टू 450 ml आप पहले ही दे चुके हो। टोटल था हमारे पास 500 ml, मतलब 50 ml और देना बचा है। और इसमें क्या बोला गया है कि 50 ml पर आवर ही इसकी स्पीड रख रखी है, तो मतलब ये 1 आवर में चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया अपने पास 2.5 आवर ये, 5 ये और 1 ये, 5 6 7 7.5 एंड 8.5, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन इन्फ्यूजन एक्सेप्ट। सारी जो है टीपीएन इन्फ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन है, एक्सेप्ट एक नहीं है। देखो टीपीएन इन्फ्यूजन का हाइपोग्लाइसीमिया कॉम्प्लिकेशन होता है। अब सबको लगेगा टीपीएन चल रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया मिलना चाहिए, हाइपरग्लाइसीमिया तो मिलेगा ही मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ये कब होता है, जब हम एब्रप्टली इसको स्टॉप कर देते हैं, एकदम से आपने स्टॉप कर दिया। ठीक है, या फिर इंसुलिन दे दिया विदाउट एडिक्वेट टीपीएन रेट, दिए जा रहे हो और टीपीएन रेट जो है एडिक्वेट नहीं रखा हुआ है, उस केसेस में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। ओके, थर्ड इज फ्लूइड ओवरलोड, यस देखा जा सकता है, बट हाइपोकैल्सीमिया देखने को नहीं मिलता है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट शुड बी डन एवरी वीक फॉर अ पेशेंट हु इज टेकिंग क्लोजापिन। देखो क्लोजापिन जिसका चल रहा होता है उसमें ए ग्रैनुलोसाइटोसिस हो सकता है, मतलब सीवियर न्यूट्रोपीनिया, WBC जो है ड्रॉप हो जाती है, बहुत कम हो जाती हैं, तो ऐसे पेशेंट में हमें CBC एवरी वीकली करवाना पड़ता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बार पूछा जाता है। ठीक है, और अगर अपना WBC 3000 से कम हो जाए या ANC जो है एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 1500 से कम हो जाए, तो हम इसको क्लोजापिन को स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। एक इमेज दिखाया गया था, सर्जिकल स्कैल्पल विद हैंडल एंड माउंटेड ब्लेड लगा हुआ था, तो ये क्या था? इसको हम BP हैंडल बोल सकते हैं, नाइफ हैंडल बोल सकते हैं, या बार्ड पार्कर स्कैल्पल हैंडल, ऑल ऑफ द अबोव इसमें अपना आंसर रहेगा। अब BP हैंडल भी अलग नंबर के होते हैं, 3 नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। 3 नंबर में हमारी ब्लेड्स लगेंगी, 11 है, 10 है, 4 नंबर में हमारी 20 लगेगी, 21 लगेगी, 22 लगेगी, ये सब जो है ब्लेड्स लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ नर्सिंग ऑफिसर नोटिंग पस, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग एंड हार्डनेस एट वुंड साइट व्हाइल चेंजिंग वुंड ड्रेसिंग, विच वुड इंडिकेट टू। नर्सिंग ऑफिसर जो है वुंड पे ड्रेसिंग चेंज कर रहा था, आपको ये सब देखने को मिल रहा है, पस है, रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, तो ये क्या है? दिस इज इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हु इज ऑन रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, व्हाट वुड बी द साइंस ऑफ इंक्रीज्ड ICP। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, इंक्रीज्ड ICP के चांसेस हैं, तो क्या साइंस दिखेंगे? इसमें सारे साइंस दिखेंगे, वॉमिटिंग है, रेस्टलेस है, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये तीनों जो है इंक्रीज्ड ICP के साइंस हैं, तो अपना आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज in obstructive liver disease which one of the following test of liver function likely remains normal। ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज है, कौन सा टेस्ट जो है नॉर्मल आएगा? तो ये होता है एल्ब्यूमिन। एक्चुअली जब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज होती है तब उन केसेस में एल्ब्यूमिन जो है नॉर्मल होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन का प्रॉब्लम कब दिखता है? जब क्रोनिक या सीवियर हेपेटोसेलुलर डैमेज हो। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो है नॉर्मल रहेगा अर्ली स्टेजेस में, बाकी की चीज़ें जो है बढ़ जाएंगी, AST एंड ALT जो है बढ़ जाएगा, एल्कलाइन फोस्फेट बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोटाइडेज बढ़ जाएगा, ये सब जो है इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के 3 सिम्टम्स हैं, एक नहीं है, वो ढूंढना है। ठीक है, तो हाई सेल्फ स्टीम जो है नहीं देखने को मिलती है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। बॉर्डरलाइन में क्या देखने को मिलता है, पूछ लिया जाता है, कई बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इम्पल्सिविटी, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस, अनस्टेबल रिलेशनशिप, ये हॉलमार्क साइन है इसका, अनस्टेबल रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट इज अ चाइल्ड कंप्लेनिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग, व्हाट वुड बी द नर्स इमीडिएट एक्शन। नोजिया वॉमिटिंग फील हो रहा है, आप एकदम से जल्दी से क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? टू एडमिनिस्टर IV फ्लूइड दोगे, कंफर्टेबल पोजीशन दोगे, ORS दोगे, या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है, ORS बाद में देते रहेंगे, IV फ्लूइड भी बाद में दे देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन भी बाद में होती रहेगी, बट द मेन थिंग इज एस्पिरेशन को प्रिवेंट करें, तो हम देंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन।
नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस अबाउट अंतारा इंजेक्शन के बारे में कौन सी जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। अंतारा इंजेक्शन होता है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, इट हैज़ मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, यस राइट बात है। सेकेंड इज इट गिव्स एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथली देते हैं, ये भी ठीक है। थर्ड इज इट कैन गिव थ्रू IM रूट से देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज इट कैन गिव लैक्टेटिंग मदर्स को दे सकते हैं, नो। ये जो है हम 6 वीक्स पोस्टपार्टम पे शुरू करेंगे, ओके। एंड आर लास्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय पोषण 2.0 स्कीम स्टार्टेड इन इंडिया में। राष्ट्रीय पोषण 2.0 स्कीम कब आई थी? तो ये 2.0 स्कीम आई थी 2021 में, ओके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? स्टंटिंग रिड्यूस करेंगे 2% तक पर ईयर, वेस्टिंग 2% पर ईयर, एंड अनीमिया जो है 3% पर ईयर इन चिल्ड्रन। टारगेट पॉपुलेशन क्या था? इधर से क्वेश्चन बन जाता है, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे नॉर्सेट 2 का क्वेश्चन पेपर, ओके। टिल देन थैंक यू सो मच।